गुड मॉर्निंग एवरीवन। लेट अस कंटिन्यू। लास्ट क्लास में हम लोग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कर रहे थे। देखें एक बार लास्ट क्लास में क्या कुछ किया था एंड देन वी कैन कंटिन्यू फॉरवर्ड। लास्ट क्लास वी स्टार्टेड विद इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। पहले सेक्शन 1 की बात की थी। द एक्ट केम इनटू पिक्चर ऑन 1 अक्टूबर 1932 जब ये पूरा इफेक्ट में आया था, लेकिन सेक्शन 69 जो था इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 अक्टूबर 1933, एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसके बाद हमने क्या किया था कि इंडियन सेक्शन 3 ने बोला था कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस हैं जो कि इससे इनकंसिस्टेंट नहीं है, दे विल कंटिन्यू टू अप्लाई। ऐसे ही सेक्शन 2 क्लॉज ई था जिसने बोला कि वो एक्सप्रेशंस या वो टर्म्स जो इस एक्ट में यूज हुई हैं लेकिन जो यहाँ डिफाइंड नहीं है, दे शैल कैरी द सेम मीनिंग जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दी हुई है। देन वी केम टू द डेफिनेशन। डेफिनेशन किसमें दी हुई थी? सेक्शन 4 ने क्या क्या बोला था? इट्स अ रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। 5 एसेंशियल निकाल लिए थे हमने यहाँ से। नंबर 1 कि अगर पर्संस की बात करें तो पर्संस कैन बी, नंबर 1 यानी कि पर्संस वर्ड यूज है तो 2 और मोर पर्संस होने चाहिए। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50। पार्टनरशिप एक्ट में लिखा था? नहीं, कंपनी एक्ट में लिखा था सेक्शन 464 में। नेचुरल पर्सन हो सकते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन हो सकते हैं और कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट क्यों बोल रहे हैं हम इनको? बिकॉज पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप दैट अराइजेज आउट ऑफ एग्रीमेंट एंड नॉट बिकॉज ऑफ स्टेटस। ये किसने बोला? सेक्शन 5 ने बोला था। उसके बाद बिजनेस होना चाहिए। जब हमने बिजनेस की बात करी, बिजनेस वाज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज बी। बिजनेस क्या होता है? एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और प्रोफेशन। प्रॉफिट के लिए होना चाहिए, चैरिटेबल नहीं होना चाहिए एंड को ओनरशिप में से प्रॉफिट शेयर करना इज नॉट कैरिंग ऑन बिजनेस। फिर हम शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स की बात कर रहे थे। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स आप किसी भी रेशियो में करिए, कोई दिक्कत नहीं है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स करना कंपलसरी है। अगर एक ही पार्टनर सारे प्रॉफिट्स रखता है तब पार्टनरशिप है ही नहीं वो। लेकिन शेयरिंग ऑफ लॉसेज एसेंशियल नहीं होता। तो अगर आप कुछ नहीं बोलते तो 13 क्लॉज बी लग जाता है, जहां वो कहते हैं कि प्रॉफिट्स और लॉसेस दोनों बराबर शेयर होंगे। बट 13 क्लॉज बी ये भी लिखता है अनलेस अदरवाइज एग्रीड। जब हम अनलेस अदरवाइज एग्रीड की बात करते हैं देन इन दैट केस हम दो बातें कर सकते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर सकते हैं या ये तक भी लिख सकते हैं कि जो सारे लॉसेज हैं वो एक पार्टनर बियर करेगा और दूसरे बियर नहीं करेंगे। ये वाली बात हमने पढ़ी थी। देन वी केम टू ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। सेक्शन 6 ने बात की थी कि ट्रू टेस्ट कैसे होता है। यू हैव टू डिटरमाइन इट डिपेंडिंग अपॉन द रिलेशन ऑफ द पार्टी, इंटेंशन ऑफ द पार्टी जो कहां से आएगा? सराउंडिंग सर्कमस्टांसिस से। प्रॉफिट शेयरिंग की हमने बात करी थी कि प्रॉफिट शेयरिंग नो डाउट इज एन एविडेंस बट कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होता। देयर मे बी केसेस जहां प्रॉफिट शेयर हो रहे हो बट वो आदमी पार्टनर ना हो। हमने कुछ एग्जांपल्स लिखे थे, कहां दिए हुए थे ये? एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ सेक्शन 6 के अंदर। उसके बाद वी केम टू, और हमने कुछ किया था इसके अलावा? ये यहीं तक ही थे आई थिंक, बस यहीं तक। इसका अच्छा हमने डिफरेंसेस किए थे। वी टॉक्ड अबाउट डिफरेंसेस बिटवीन अ पार्टनरशिप एंड एन एचयूएफ, अ पार्टनरशिप एंड अ कंपनी, अ पार्टनरशिप एंड अ क्लब, अ पार्टनरशिप एंड एन एसोसिएशन एंड अ पार्टनरशिप एज एन को ओनरशिप। ठीक है, आगे चलते हैं। लेट अस कंटिन्यू फॉरवर्ड। देखें आज के टॉपिक हमने क्या कुछ करने हैं। आई विल बी कंप्लीटिंग दिस चैप्टर और चैप्टर 2 थोड़ा सा स्टार्ट कर दूंगा आपके साथ, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज वाला। लेट अस स्टार्ट। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने पढ़ना है दैट इज कॉल्ड काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप की बात करते हैं। अगर हम काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप की बात करें देन द पार्टनरशिप्स कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स बेस्ड ऑन 2 क्राइटेरिया। 2 क्राइटेरिया पे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन विद रिगार्ड टू ड्यूरेशन। विद रिगार्ड टू ड्यूरेशन, पार्टनरशिप कितने समय के लिए बनी है इसके बेसिस पे पार्टनरशिप को डिवाइड किया जाता है। जस्ट अ सेकेंड, अब क्लियर है? ठीक है। काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप विद रिगार्ड टू ड्यूरेशन। विद रिगार्ड टू ड्यूरेशन की बात करें तो ये 2 तरह की होती है। वन इज कॉल्ड पार्टनरशिप एट विल, अनदर वन इज कॉल्ड पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड पीरियड। ठीक है जी। और ऐसे ही एक दूसरे क्राइटेरिया पे हम इसको डिवाइड करते हैं। अभी भी क्लियर नहीं है? जस्ट अ सेकेंड, हो गया? ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद सेकेंड अगर हम क्राइटेरिया देखें, विद रिगार्ड टू ड्यूरेशन करना, विद रिगार्ड टू एक्सटेंट ऑफ बिजनेस। इसके बेसिस पे हम पार्टनरशिप को कैसे डिवाइड करते हैं? अगेन टू टाइप्स, पर्टिकुलर पार्टनरशिप एंड अ
जनरल पार्टनरशिप। ठीक है जी, देखें एक बार। जब हम पर्टिकुलर पार्टनरशिप की सॉरी जब हम विद रिगार्ड टू ड्यूरेशन की बात करते हैं तो व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप एट विल? पार्टनरशिप एट विल क्या होता है? डिफाइंड अंडर सेक्शन 7। अच्छा, सेक्शंस की बात करें तो हम 1 कर लिया था, 2 दो डेफिनेशंस करी थी, बी और ई वाली, 3 पुराने प्रोविजंस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लगते रहेंगे पार्टनरशिप पे, 4 डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप पड़ी थी, 5 एग्रीमेंट से अराइज होता है स्टेटस से नहीं, 6 ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, इसमें एक्सप्लेनेशन ही पड़ी थी हमने, एक्सप्लेनेशन 2, 7 पे आ गए हम पार्टनरशिप एट विल। देखें पार्टनरशिप एट विल क्या होती है। उन्होंने कहा जी पार्टनरशिप एट विल एक ऐसी पार्टनरशिप होती है जिसमें वो पार्टनरशिप कितने समय के लिए बनाई जा रही है, देयर इज नो फिक्स्ड पीरियड एग्रीड। कोई फिक्स्ड पीरियड आप एग्री करके नहीं बैठते कि ये पार्टनरशिप 2 साल के लिए 3 साल के लिए हम बना रहे हैं। आप सिर्फ इतना लिखते हैं कि पार्टनरशिप चल रही है और ये चलती रहेगी, यानी कि जिसके अंदर कोई फिक्स्ड पीरियड नहीं है या उस पार्टनरशिप में कोई प्रोविजन ही नहीं है जहां आप ये बताएं कि ये पार्टनरशिप की डिटर्मिनेशन कैसे होगी, यानी कि ये पार्टनरशिप खत्म कैसे होगी। आप ये बात लिखते ही नहीं कि पार्टनरशिप का एंड कैसे होगा, कोई फिक्स्ड पीरियड भी नहीं बता रहे और कोई तरीका भी नहीं बता रहे, तो हम क्या बोलते हैं? दैट इज अ पार्टनरशिप एट विल, यानी कि आपकी इच्छा पे चलती है वो, जब तक आप चाहें तब तक चलती है, क्योंकि आपने कुछ लिखा ही नहीं कि ये कब तक चलेगी या कब इसको खत्म कर दिया जाएगा, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? इट्स ए पार्टनरशिप एट विल। तो सेक्शन 7 डिफाइन करता है पार्टनरशिप एट विल क्या होती है? अ पार्टनरशिप फॉर विच नो फिक्स्ड पीरियड हैज बीन एग्रीड एज रिगार्ड टू ड्यूरेशन, कोई फिक्स्ड पीरियड एग्रीड नहीं है और ना ही कोई प्रोविजन बनाया गया है, नो प्रोविजन हैज बीन मेड एज रिगार्ड टू डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, की पार्टनरशिप खत्म कैसे होगी इसका भी कोई प्रोविजन नहीं है। ऐसी पार्टनरशिप अगर आप एंटर करते हैं तो जनरली ये पार्टनरशिप कैसे खत्म होती है? लॉ कहता है कि अगर ऐसी पार्टनरशिप है तो इनमें से कोई भी पार्टनर इसको एंड कर सकता है अगर वो नोटिस दे इन राइटिंग टू ऑल अदर पार्टनर्स। यानी कि अगर आपने पार्टनरशिप बनाई जिसके अंदर कोई तरीका नहीं लिखा, कोई टाइम पीरियड नहीं लिखा जब वो पार्टनरशिप खत्म होगी, देन इट इज अ पार्टनरशिप एट विल एंड दिस पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड व्हेन एनी ऑफ द पार्टनर गिव्स अ नोटिस of his intention or a notice of his intention to end the partnership. This notice has to be in writing and it has to be given to all the other partners. सारे के सारे बाकी पार्टनर्स को ये नोटिस दे दिया जाना चाहिए। इस केस में क्या होता है कि पार्टनरशिप एट विल मानी जाती है। अच्छा, मान लीजिए मैंने पार्टनरशिप 2 साल के लिए बनाई थी, मैंने पार्टनरशिप बनाते समय उसमें लिखा कि ये पार्टनरशिप 2 साल के लिए है, क्या ये पार्टनरशिप एट विल है? नहीं, ये दूसरी वाली पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। तो आपको यहीं से डिफाइन भी हो गया कि पार्टनरशिप और फिक्स्ड पीरियड क्या होता है, जो विल के लिए नहीं बनाई होती, जो विच इज नॉट अ पार्टनरशिप, जहां पीरियड डिटरमाइन नहीं है, जहां पीरियड लिख देते हैं कि द पार्टनर्स विल कैरी ऑन ए बिजनेस फॉर 2 इयर्स, उसके बाद ये डिसॉल्व हो जाएगी, दैट इज ए पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। अच्छा, इस केस में खत्म करने के लिए कुछ चाहिए होगा? नहीं, 2 साल पूरे हुए पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। मान लीजिए आप इन 2 साल के बाद भी दोनों पार्टनर बिजनेस कंटिन्यू करते रहते हैं, दैट मींस आपने पार्टनरशिप एट फॉर फिक्स पीरियड बनाई थी, लेकिन उस फिक्स पीरियड के खत्म होने पर भी यू आर स्टिल कंटिन्यूइंग विद दिस पार्टनरशिप। लॉ कहता है इस केस में 2 साल के बाद यह मान लिया जाएगा कि आप पार्टनरशिप एट विल चला रहे हैं। वो समझ आया बात क्या बोली उसने? उसने कहा कि एक पार्टनरशिप जो एंटर की गई थी फिक्स्ड पीरियड के लिए, वो उस फिक्स्ड पीरियड के एक्सपायरी के बाद भी अगर कंटिन्यू हो रही है, देन इट विल बी ट्रीटेड एज पार्टनरशिप एट विल। और क्योंकि अब ये पार्टनरशिप एट विल हो चुकी है, ये खत्म कैसे होगी? जब भी कोई पार्टनर नोटिस दे देगा बाकी पार्टनर्स को ऑफ हिज इंटेंशन टू एंड द पार्टनरशिप, दिस पार्टनरशिप डीड विल कम टू एन एंड। अच्छा, मान लीजिए हमने अभी तक क्या पढ़ा कि पार्टनरशिप एट विल कैसे खत्म होती है? नोटिस देना चाहिए। आप एग्रीमेंट में ये लिख देते हैं कि कोई एक पार्टनर नोटिस देके पार्टनरशिप खत्म नहीं कर पाएगा। दैट मींस हमने क्या किया, पार्टनर के इस अधिकार को कि वो नोटिस दे और अपनी पार्टनरशिप खत्म कर ले, ये हमने उससे छीन लिया और क्या कहा, जब तक सारे पार्टनर मिल के खत्म नहीं करना चाहते, जब तक म्यूचुअल कंसेंट नहीं आता, तब तक पार्टनरशिप खत्म नहीं होगी। लॉ कहता है ये पार्टनरशिप एट विल है ही नहीं। फिर
यानी कि पार्टनरशिप एट विल वो होती है जहां पर कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं है या पार्टनरशिप को खत्म करने का कोई तरीका मेंशन नहीं है। और उस केस में क्या होता है, लॉ कहता है कि किसी भी पार्टनर के पास खुली छूट है कि वो किसी भी दिन नोटिस इन राइटिंग दे बाकी पार्टनर्स को ऑफ हिज इंटेंशन टू एंड द पार्टनरशिप एंड द पार्टनरशिप गेट्स डिटरमाइंड देयर इटसेल्फ, वहीं की वहीं पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। लेकिन इस केस में तो आपने क्या किया, एग्रीमेंट के थ्रू ये एग्री कर लिया कि पार्टनरशिप तब तक खत्म नहीं होगी जब तक सारे पार्टनर्स म्यूचुअली एग्री नहीं करेंगे। क्या आपने प्रोविजन फॉर डिटर्मिनेशन दे नहीं दिया, दे दिया। तो लॉ क्या कहता है, इस केस में अगर आप कटेल करते हैं फ्रीडम किसी पार्टनर की पार्टनरशिप को खत्म करने की बाय सेइंग कि म्यूचुअल कंसेंट चाहिए, तो इस केस में भी ये पार्टनरशिप एट विल नहीं होगी, ये पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड बन जाएगी। तो हमने बेसिकली क्या बात करी, पार्टनरशिप एट विल क्या होती है, जिसके अंदर सेक्शन 7 सिर्फ पार्टनरशिप एट विल की बात करता है, जो विल नहीं होगी वो ऑटोमेटिकली दूसरी हो जाएगी। तो सेक्शन 7 टॉक्स अबाउट पार्टनरशिप एट विल। उसने क्या बोला कि पार्टनरशिप एट विल कौन से होती है, एक ऐसी पार्टनरशिप विच फॉर विच नो फिक्स्ड पीरियड हैज बीन डिटरमाइंड, कोई फिक्स्ड पीरियड नहीं दिया गया। देखें, for no fixed period has been agreed upon for determination of partnership and there is no provision as to the determination of partnership। आपने कोई प्रोविजन नहीं छोड़ा कि पार्टनरशिप को डिटरमिन कैसे करना है। These two conditions must be satisfied before a partnership can be regarded as partnership at will। लेकिन अगर आप but there is an agreement between the partners either for duration या determination, वो क्या होगी, पार्टनरशिप एट विल नहीं होगी। ये पार्टनरशिप कैसे खत्म होगी, बाय एनी पार्टनर गिविंग नोटिस इन राइटिंग। अगर आप बाद में फिक्स टर्म का फिक्स करके बाद में भी कंटिन्यू करते हैं, इट इज ए पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप ऑफ फिक्स पीरियड क्या होती है फिर, जहां पर पार्टनरशिप के अंदर आपने टाइम पीरियड मेंशन कर दिया कि ये 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए चलेगी, दैट इज नोन एज ए पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। सच ए पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड ऑन द एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड। जैसे ही वो फिक्स पीरियड है उसके बाद पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। अगर आप खत्म नहीं करते, कंटिन्यू करते रहते हैं, यू स्टिल कंटिन्यू कैरिंग ऑन द सेम बिजनेस, तो वो कैसी पार्टनरशिप बन जाएगी, इट विल बी नोन एज ए पार्टनरशिप एट विल। ये बात सेक्शन 7 ने क्लियर करी। तो दो तरह की पार्टनरशिप हमने समझ ली वाली, पार्टनरशिप एट विल क्या होती है और पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड क्या होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं विद रिगार्ड टू एक्सटेंट ऑफ बिजनेस। विद रिगार्ड टू एक्सटेंट ऑफ बिजनेस, इसमें क्या दिया गया है कि पार्टनरशिप दो तरह की हो सकती है, वन कैन बी अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप, वन कैन बी अ जनरल पार्टनरशिप। तो अब जैसे वहां पर सिर्फ एक डिफाइंड थी सेक्शन 7 में, यहां भी एक डिफाइंड है सेक्शन 8 में। वहां पार्टनरशिप एट विल थी, जो विल नहीं थी हमने अपने आप क्या कह दिया था, वो पार्टनरशिप फॉर पर्टिकुलर पीरियड है। ऐसे ही यहां पर जब आप एक्सटेंट ऑफ बिजनेस के बेसिस पे डिवाइड करते हैं पार्टनरशिप को, द पार्टनरशिप एक्ट ओनली डिफाइंस वन काइंड ऑफ इट। उसने कहा जी एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है, जो पर्टिकुलर पार्टनरशिप नहीं होती फिर हमने क्या उसको क्या बोला है, हमने कहा वो जनरल पार्टनरशिप होती है। तो अब पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है, उन्होंने कहा जी पर्टिकुलर पार्टनरशिप वो होती है, लेट अस से एक बार डेफिनेशन लिखते हैं, सेक्शन 8 पर्टिकुलर पार्टनरशिप, सॉरी पर्टिकुलर पार्टनरशिप किसमें दिया हुआ है, सेक्शन 8 में। देखें पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है, उसने कहा जी पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है विच इज फॉर्म्ड फॉर अ पर्टिकुलर और स्पेसिफिक एडवेंचर और अंडरटेकिंग। अब इसका क्या मतलब है, फॉर अ पर्टिकुलर और स्पेसिफिक एडवेंचर और अंडरटेकिंग। हमने कहा जी कई बार पार्टनरशिप बनाई जाती है एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए, एक पर्टिकुलर अंडरटेकिंग को करने के लिए। जैसे कि सपोज करें गवर्नमेंट कहती है कि हमें एक पुल बनवाना है, एक ब्रिज बनाना है, एक फ्लाईओवर बनाना है, ठीक है। दो कंपनियां मिलकर सामने आती हैं, आओ हम दोनों मिलकर पार्टनरशिप करते हैं इस पुल को बनाने के लिए। अब ये पार्टनरशिप क्या हमेशा हमेशा के लिए हो रही है, नहीं, ये सिर्फ पार्टनरशिप किस काम के लिए हो रही है, एक पर्टिकुलर एडवेंचर या अंडरटेकिंग को करने के लिए। तो एडवेंचर अंडरटेकिंग मतलब क्या हुआ, एक पर्टिकुलर कार्य को करने के लिए, काम को करने के लिए, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को करने के लिए आप लोग आगे आते हैं, दो लोग मिलकर पार्टनरशिप बनाते हैं। और इससे एक चीज समझ आएगी, जैसे ही ये स्पेसिफिक एडवेंचर या अंडरटेकिंग खत्म हो जाएगा, जैसे ही वो पुल बन जाएगा, ये पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जानी चाहिए। It automatically gets dissolved on completion of this adventure or
अंडरटेकिंग। जैसे ही एडवेंचर और अंडरटेकिंग कंप्लीट हो जाता है, दिस पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली कम्स टू एन एंड। अच्छा, ये अगर मैं उससे पहले खत्म करना चाहूं तो मान लीजिए दो कंपनी आगे आई, दोनों ने कहा ये पुल बनाएंगी, उससे पहले ही दोनों में लड़ाई हो गई, क्या मजबूरी है इकट्ठा रहना? नहीं। लोग कहता है उससे पहले भी चाहें तो ये डिसॉल्व कर सकते हैं। उस केस में क्या होगा, पार्टनर्स आपस में एग्री करें कि हम आपसे काम इकट्ठा नहीं करेंगे, तो आप समझे ऑटोमेटिकली तो डिसॉल्व होगी ही होगी जैसे ही वो अंडरटेकिंग अचीव हो जाएगी। लेकिन उससे पहले भी चाहें तो डिसॉल्व कर सकते हैं। और अगर ये एडवेंचर या अंडरटेकिंग खत्म होने के बाद भी आप लोग पार्टनरशिप में काम करते रहते हैं, देन वो किस तरह की पार्टनरशिप हो जाएगी? पार्टनरशिप एट विल। बहुत अच्छे, पार्टनरशिप एट विल। उसमें क्या हो जाएगा, आपने अब नहीं बताया कि पार्टनरशिप कितने समय के लिए है, ये कितने समय चलेगी, क्योंकि आप बोल के बैठे थे ये एडवेंचर पे, ये स्पेसिफिक अंडरटेकिंग खत्म होने पर हम पार्टनरशिप खत्म कर देंगे। यू स्टिल आर कंटिन्यूइंग द सेम पार्टनरशिप आफ्टरवर्ड्स ऑल्सो। लो क्या कहता है, दिस इज ए पार्टनरशिप एट विल। ये पार्टनरशिप एट विल है, यानी कि अगर आप बाद में भी कंटिन्यू करते हैं आफ्टर द सेसेशन, आफ्टर द कंप्लीशन, आफ्टर द ऑफ दैट स्पेसिफिक एडवेंचर और अंडरटेकिंग, लॉ ट्रीट्स दिस पार्टनरशिप अगेन देन एज पार्टनरशिप एट विल। तो आपका सेक्शन 7 वहां लगना शुरू हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है, एक बार देखें, मैं ढंग से लिखा हुआ है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप कौन सी होती है, विच इज फॉर्म्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस और स्पेसिफिक एडवेंचर और अंडरटेकिंग। इट ऑटोमेटिकली गेट्स डिसॉल्व्ड ऑन द कंप्लीशन ऑफ दैट एडवेंचर। बिफोर सच टाइम इट वुड नॉट बी डिसॉल्व्ड अनलेस ऑल द पार्टनर्स एग्री। सारे पार्टनर्स चाहें तो उससे पहले ही कहोगे ना, वरना ये डिसॉल्व नहीं होने वाली। और पार्टनर्स अगर डिसाइड करते हैं कंटिन्यू करने की इवन आफ्टर द स्पेसिफिक एडवेंचर और अंडरटेकिंग, तो इस केस में हम इस पार्टनरशिप को क्या बोलते हैं, इट्स अ पार्टनरशिप एट विल। नेक्स्ट, लास्ट दूसरी जनरल पार्टनरशिप क्या होती है, जो सारे बिजनेस करने के लिए कंटिन्यूशन कर लेते हैं, कोई आपने स्पेसिफिक बिजनेस नहीं लिखा। देन पार्टनरशिप कॉन्स्टिट्यूटेड विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर बिजनेस इज नोन एज, इन जनरल इज नोन एज अ जनरल पार्टनरशिप। दो लोग मिलते हैं, आपस में काम कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि ये पुल बना के खत्म कर देंगे पार्टनरशिप, उन्होंने कहा ये पुल भी बनाएंगे और भी बनाएंगे, बाकी काम भी करेंगे, देन इन दैट केस दैट इज अ जनरल पार्टनरशिप। तो लॉ ने बेसिकली आपको क्या अलाउ किया हुआ है कि आप एक पर्टिकुलर एडवेंचर के लिए, एक पर्टिकुलर अंडरटेकिंग के लिए, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए भी पार्टनरशिप में एंटर कर सकते हैं, दैट इज नोन एज अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप कवर्ड अंडर सेक्शन 8। तो 7 में क्या था, पार्टनरशिप एट विल, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने उल्टी क्या बना ली, पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। ऐसे ही जब आप एक्सटेंट ऑफ बिजनेस की बात करते हैं, वन इज नोन एज अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप जो एक स्पेसिफिक पर्पस, स्पेसिफिक अंडरटेकिंग के लिए बनाई गई हो, और दूसरा कौन सा हमने नाम दिया, अनदर वन इज नोन एज अ जनरल पार्टनरशिप जो कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं बनाई हुई। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट टॉपिक इज नोन एज अ पार्टनरशिप डीड। अच्छा, हमने एक चीज देखी थी, पार्टनरशिप कैसे एग्जिस्टेंस में आती है, पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट कैसे हो सकता है, कॉन्ट्रैक्टेड आपने पढ़ा हुआ है, इट कैन बी ओरल और रिटन। ओरल एग्रीमेंट होगा तो कोई कागज पत्री होगी नहीं, हम लोग आपस में एक दूसरे को पार्टनर मानते हैं, फाइन इनफ, प्रूव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थी। इसलिए जनरली लोग क्या करते हैं, जब पार्टनरशिप करते हैं ना, एक कागज बना ही लेते हैं, जहां हम लोग क्या कहते हैं, अच्छा आप इतनी कैपिटल ले आना, मैं इतनी कैपिटल ले आऊंगा, मैं बिल्डिंग भी लाऊंगा, मैं ये लाऊंगा, उसके बाद हम ये बिजनेस करेंगे, इतने समय के लिए करेंगे, इस दिन से बिजनेस शुरू हुआ वो माना जाएगा, प्रॉफिट्स हम ऐसे शेयर करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे या नहीं लेंगे, लोन कोई देगा तो इंटरेस्ट उसको ऐसे देंगे, नया पार्टनर कैसे एडमिट होगा, अगर किसी की डेथ हो गई तो क्या होगा, पार्टनरशिप कब खत्म करेंगे, कैसे खत्म करेंगे, यानी कि ये सारी बातें हम एक कागज के टुकड़े पे ले डाउन कर देते हैं। आम भाषा में अपनी राइट्स एंड ड्यूटीज पार्टनर्स लिख रहे होते हैं। दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट इज नथिंग, इट इज नोन एज अ पार्टनरशिप डीड। तो आप समझेंगे पार्टनरशिप डीड बनानी कंपलसरी है नहीं, क्योंकि पार्टनरशिप ओरल एग्रीमेंट पर भी चल सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली आप समझते हैं लोग पार्टनरशिप डीड बना लेते हैं, क्योंकि बाद में लड़ाई झगड़ा ना हो, पार्टनर्स हैं, लड़ भी सकते हैं किसी दिन की मुझे तो तुमने कहा था सैलरी मिलेगी, तुम सैलरी दे ही नहीं रहे, तो प्रूव कैसे करोगे, यू नीड अ पार्टनरशिप डीड फॉर दिस। तो हम बेसिकली क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप डीड इज अ डॉक्यूमेंट इन राइटिंग containing the terms and condition as to the relationship of partners with each other। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि राइटिंग में बनाया गया, ऑब्वियसली इट्स अ डॉक्यूमेंट इन राइटिंग व्हिच कंटेन्स टर्म्स एंड कंडीशन, जिसके ऊपर पार्टनरशिप बनाई जा रही है। इन इट इज अ डॉक्यूमेंट इन विच रेस्पेक्टिव राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ मेंबर्स आर सेट फोर्थ। ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें मेंबर्स की राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस लिखी हुई होती हैं।
अच्छा, इसमें से एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या बन जाता है? नंबर 1, क्या पार्टनरशिप डीड बनानी कंपलसरी है? नहीं। नंबर 2, इसके कंटेंट्स क्या होते हैं? सिंपल सा समझ जाते हैं। पार्टनरशिप में सबसे पहले क्या होगा? पार्टनरशिप का नाम, उसके बाद पार्टनर्स के नाम, कहां बिजनेस करोगे, क्या बिजनेस करोगे, नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस किस दिन शुरू हो रहा है, अगर आप पर्टिकुलर पार्टनरशिप बना रहे हैं, सॉरी पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए बना रहे हैं, तो आप ये लिखेंगे ड्यूरेशन कितनी होगी, कौन कितनी कैपिटल लाएगा, कैपिटल लाएगा तो फिर प्रॉफिट शेयरिंग भी मांगेगा, क्या कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, एडमिशन कैसे होगा, रिटायरमेंट कैसे होगी, डेथ के दौरान प्रॉपर्टी कैसे बांटी जाएगी। तो दीज आर ऑल, जिसको आप क्या कहते हैं, कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। मैंने कुछ लिख दिया, नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म, नेम ऑफ पार्टनर्स, नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस, डेट ऑफ कमेंसमेंट, डेट ऑफ पार्टनर, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग कैसे होगी, एडमिशन एंड रिटायरमेंट कैसे होगा। दीज आर थिंग्स जिसके थ्रू आप ये डिसाइड करते हैं कि पार्टनरशिप कैसे काम करेगा, सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लोन के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा। आप सब 11th क्लास में पढ़ी हुई हैं, तो यू नो व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। नहीं तो आपने, मैंने यही वाली बातें यहाँ पे पेज नंबर 119 पे आपकी बुक के रिपीट किया हुआ है। नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अच्छा फॉर्म लिखा हुआ है, इसको सही कर लीजिएगा, नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म, nature of all partners, nature of and place of business of firm, date of commencement, duration of partnership, capital contribution, profit sharing, admission, retirement कैसे होगा, rate of interest on capital क्या होगा, drawings पे rate of interest क्या होगा, loans पे rate of interest क्या होगा, अकाउंट्स की सेटलमेंट कैसे होगी, सैलरी मिलेगी कि नहीं, यू कैन नो ऑल दिस। अच्छा, क्या पार्टनरशिप डीड में चेंज लाया जा सकता है? कैन वी ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन पार्टनरशिप डीड? यस, हमने बनाया है तो हम अपने चेंज भी कर सकते हैं। कोई एक पार्टनर चेंज कर पाता होगा? नहीं। कैसे होती होगी? जब सारे पार्टनर्स एग्री करेंगे। सो द टर्म्स लेड डाउन इन द डीड कैन बी वेरिड, बट इन दिस केस यू नीड द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स का कंसेंट चाहिए तो पार्टनरशिप डीड चेंज की जा सकती है। तो वी आर डन विद दिस टॉपिक आल्सो। हमने सेक्शन 7 किया, 8 किया, उसके बाद टॉपिक कॉल्ड पार्टनरशिप डीड, हमने उसके कंटेंट्स पढ़े। आइए लास्ट टॉपिक पे इस चैप्टर के, दैट इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। जब आप टाइप्स ऑफ पार्टनर्स की बात करते हैं गाइस, कई तरह के पार्टनर्स होते हैं। तो मैंने उनके एक चार्ट बनाया हुआ आपकी बुक में, यहां पर मैंने उसको पॉइंट वाइज पढ़ा रहा हूं। नंबर 1 इज नोन एज एन एक्टिव पार्टनर और एन ऑस्टेंसिबल पार्टनर। एक्टिव पार्टनर और एन ऑस्टेंसिबल पार्टनर। एक्टिव पार्टनर क्या होता है सर? जो बड़ा एक्टिव होता है। एक्टिव होता है मतलब क्या हुआ? वो रोज बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस में भाग लेता है, हर काम पूक में इंटरेस्ट लगाता है, हर काम में ध्यान देता है। एवरीवन नोस कि ये पार्टनर है, दैट मींस वो दिख रहा होता है कि काम कर रहा है। तो हमने उसको क्या कहा? सर ऐसे ही होते हैं सारे पार्टनर। हाँ, एग्रीमेंट से पार्टनर बनता है, कंपनी के बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। क्योंकि एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है इसलिए एजेंट की तरह काम करता है। जो काम वो करता है सबको भुगतना पड़ता है, क्योंकि काम जो करेगा ऑब्वियसली वही एजेंट एक्ट करेगा, सबके लिए एजेंट की तरह एक्ट करता है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? सारी दुनिया जानती होती है कि ये पार्टनर है। कि आप समझे, एक पार्टनरशिप फर्म में ए बी सी डी कोई आप 4 पार्टनर हैं, लेकिन सिर्फ 2 ही लोग बिजनेस में रोज बैठे हुए दिखाई देते हैं। दुनिया को तो नहीं पता होता कि इस पार्टनरशिप फर्म में 4 पार्टनर हैं। आप समझे, आप मेरे पास यहाँ कोचिंग पढ़ने आते हैं, आप मुझे देखते हैं, संचित सर को देखते हैं, मैडम को देखते हैं, आपको लगता है कि बस ये 3 ही लोग होंगे। आपने हमारी पार्टनरशिप डीड देखी है? नहीं। आप लोग हमें एक्टिवली काम करते हुए देखते हैं, यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि अच्छा ये पार्टनर्स हैं, तो हम एक्टिव पार्टनर हैं। अब हुआ क्या? दुनिया की नजर में, आपकी नजर में हम पार्टनर हैं। मान लीजिए कल सुबह संचित सर बोलते हैं कि मुझे इस पार्टनरशिप में नहीं रहना, आपको बताएंगे वो आके सबको क्लास के अंदर कि नहीं मैं पार्टनरशिप में नहीं रहूंगा? वो वैसे ही जैसे पढ़ा रहे हैं टैक्सेशन, या वैसे ही जैसे आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाते रहेंगे। बट सपोज ऐसे होगा क्या? जिन लोगों ने हमें लोन दे रखे होंगे, जिन लोगों ने हमसे पैसे लेने होंगे, उनको भी नहीं पता चलेगा। तो ऐसे पार्टनर के लिए दिक्कत क्या हो जाती है? जैसे ही ये पार्टनर पार्टनरशिप फर्म छोड़ के जाता है, इस पार्टनर को एक पब्लिक नोटिस देना पड़ता है कि भैया मैं छोड़ के जा रहा हूं, आज के बाद जो पैसे दोगे उसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूं। तो हम, क्योंकि आप समझे सारी दुनिया जानती होती है कि ये पार्टनर है, इसलिए मैं पार्टनर नहीं हूं ये बताने के लिए भी सारी दुनिया को बताना पड़ता है कि भैया आज से मैं पार्टनर नहीं हूं। तो एक एक्टिव पार्टनर क्या होता है? पहली बात, जो तो एग्रीमेंट से पार्टनर बनता है। मैं सर ये बात बताने वाली, मैं आपको बताऊंगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एग्रीमेंट नहीं भी करते तो पार्टनर बन जाते हैं। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में क्या लिखा है? ये एग्रीमेंट से पार्टनर बनता है,
एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है मैनेजमेंट में, क्योंकि एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है इसलिए ही एक्ट्स एज एन एजेंट, ये बाकियों का एजेंट की तरह भी एक्ट करता है, दैट मीन इसके एक्ट से बाकी लोग बाउंड होते हैं। और अगर ऐसा पार्टनर पार्टनरशिप हम छोड़ के जाता है, रिटायरमेंट लेता है, in that case he need to give a public notice so as to free himself from the liabilities। अच्छा, अगर ये नोटिस ना दे तो हो सकता है दुनिया अभी भी इसको पार्टनर मानती हो, और ऐसा अगर कोई इसको पार्टनर मान के लोन दे जाता है, लॉ सेज ये लायबल होगा, क्योंकि इसने दुनिया को बताया नहीं कि मैं पार्टनर नहीं रहा। तो इसलिए इसकी जिम्मेवारी क्या बनती है कि क्योंकि सब इसको पार्टनर मानते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट कि ये जाते समय बता के जाए कि भैया अब जो लोन दोगे ना बस इन दोनों को देना, मैं आज से पार्टनर नहीं हूं। सो इन द इवेंट ऑफ रिटायरमेंट ही मस्ट गिव अ पब्लिक नोटिस टू फ्री हिमसेल्फ ऑफ द लायबिलिटी फॉर द एक्ट्स ऑफ अदर पार्टनर्स डन आफ्टर हिज रिटायरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, अगर एक्टिव पार्टनर है तो कोई इनएक्टिव पार्टनर भी होगा, उसको हम क्या नाम देते हैं? स्लीपिंग पार्टनर। ये सोए रहते हैं, होते हैं लेकिन काम धंधा नहीं करते, आते नहीं मैनेजमेंट के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया, हो सकता है मेरा एक डी पार्टनर भी हो, आपने तो हम 3 को देखा, क्या पता एक चौथा पार्टनर भी हो। सपोज मेरे फादर भी इसमें पार्टनर है, आपने कभी नहीं देखा उनको अकेडमी में, समझे? तो हो सकता है वो सिर्फ कागज पे पार्टनर हो, ही डज नॉट कम इनटू एक्टिव मैनेजमेंट। हम लोग एग्री करते हैं कि कोई बात नहीं सर, आपने पैसे दे दिए, बहुत है, आप कहां आओगे रोज, आप घर बैठिए। यार एग्री पार्टनर से हमें चोरी थोड़ा ना हर आदमी आए मगर काम करे, हम नहीं चाहते वो काम करें, वो बैठे हुए हैं। कैन ही ऑल्सो बी अ पार्टनर? यस। ऐसे पार्टनर को क्या बोलते हैं? ही इज ए स्लीपिंग पार्टनर, डोरमेंट पार्टनर। क्या ये भी एग्रीमेंट से पार्टनर बने हैं? यस, बट ही डज नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। एक्टिव पार्टनर का उल्टा हो गया स्लीपिंग पार्टनर, जो कि पार्टनर के पार्टनरशिप के बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते। प्रॉफिट शेयर लॉसेस लेते होंगे, हाँ प्रॉफिट लॉसेस सब लेते हैं। थर्ड पार्टीज को लायबल होते होंगे, बिल्कुल होते हैं, किताब नाम है पार्टनरशिप डीड में उनका, थर्ड पार्टीज को लायबल भी होंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, थर्ड पार्टीज को पता होता है कि ये पार्टनर है? ज्यादातर नहीं पता होता, क्योंकि वो आप जैसे आपको नहीं पता, उनको भी नहीं पता। तो इस केस में अगर ये पार्टनरशिप फर्म छोड़ भी जाते हैं, क्योंकि लोग जानते ही नहीं थे इनको, क्या इनको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आप समझे, जब आपको कोई जानता ही नहीं तो आप किसको बता रहे हो आप पार्टनर नहीं हो। लेकिन क्या आपको कोई जानता नहीं इससे आप लायबिलिटी से बच जाते हो? नहीं। अगर उसको पता चला कि आप पार्टनरशिप डीड में पार्टनर हो, आप ये थोड़ा ना कह पाओगे कि मुझे आपको पता नहीं था कि मैं पार्टनर हूं। तो ये लॉसेस के लिए लायबल रहते हैं, ये लायबिलिटी के लिए लायबल रहते हैं। इनको बस छूट क्या है, जब ये छोड़ के जा रहे हैं तो इनको सबको बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं छोड़ के जा रहा हूं। दैट मींस ही कैन वेरी वेल लीव द फर्म, ही कैन वेरी वेल रिटायर फ्रॉम द फर्म विदाउट गिविंग ए पब्लिक नोटिस ऑफ हिज रिटायरमेंट। इनको रिटायरमेंट का पब्लिक नोटिस नहीं देना पड़ता। तो हमने 2 पढ़ लिए, फर्स्ट इज कॉल्ड एन एक्टिव पार्टनर, ही बिकम्स ए पार्टनर बाय एग्रीमेंट, एक्चुअली पार्टिसिपेट करते हैं, एजेंट की तरह एक्ट करते हैं। और अगर पार्टनरशिप फर्म छोड़नी पड़ जाए तो इन दैट केस ही नीड्स टू गिव अ पब्लिक नोटिस कि ही इज लीविंग द पार्टनरशिप फर्म। नॉमिनल पार्टनरशिप में क्या होता है, स्लीपिंग पार्टनरशिप में क्या होता है, बाय एग्रीमेंट बनते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते, प्रॉफिट शेयर भी लॉस करते हैं, थर्ड पार्टीज के प्रति लायबल भी होते हैं। बट जब क्योंकि दुनिया जानती नहीं होती, इज ए स्लीपिंग पार्टनर, इज ए डोरमेंट पार्टनर, इन दिस केस क्या होगा, बिकॉज ही इज ए डोरमेंट पार्टनर, बिकॉज ही इज ए स्लीपिंग पार्टनर, इनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं छोड़ के जा रहा हूं। तो डिफरेंस यहां पर आता है सिर्फ, ठीक है। थर्ड वन, अच्छा ये वाले जो पार्टनर्स हैं, क्या ये एक्चुअल में पार्टनर था सिर्फ स्लीपिंग पार्टनर? यस, पार्टनर था। नॉमिनल पार्टनर में क्या कहानी होती है? नॉमिनल पार्टनर में एक आदमी मेरा पार्टनर नहीं होता, एग्रीमेंट में उसका नाम नहीं होता, वो सिर्फ मुझे अपना नाम लेंड कर देता है। जैसे कि सपोज कोई उससे पूछता है आप इसके पार्टनर हैं, या मैं उनको कहता हूं कि दुनिया को बोल दो आप मेरे पार्टनर हो, तो कहता है कोई बात नहीं, मैं दुनिया को बोल देता हूं मैं आपका पार्टनर हूं। लेकिन ना वो बिजनेस में पैसा लगाता है, ना वो कोई बिजनेस में कंडक्ट में पार्ट लेता है, क्योंकि वो एक्चुअल में किताबों के हिसाब से मेरा पार्टनर है ही नहीं। ही ओनली लेंड्स हिज नेम। मैं उसका नाम क्यों चाहता हूंगा? क्योंकि शायद उसके नाम देने भर से ही इज ए वेरी रेप्यूटेड पर्सन इन द मार्केट, लोगों को ऐसा लगता है कि इस पार्टनरशिप में को पैसा दे देना चाहिए। तो मैंने समझ आया, मेरे फादर साहब थे, वो बहुत रेप्यूटेड सी हैं कम दिल्ली के, हम अपने आगे संचित सर और मैं दोनों
एक फर्म बनाना चाहते थे, वी वेंट अहेड एंड मेड ए फर्म। हमने कहा पापा कोई पूछे ना तो बता देना कि आप भी पार्टनर हो। उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, बोल दूंगा कि मैं भी पार्टनर हूं। इज ही रियली ए पार्टनर? नो, ही इज ओनली लेंडिंग हिज नेम टू आवर पार्टनरशिप फर्म। दो पार्टनर है, मैं और संचित सर, ठीक है, दो जने ए और बी, दो पार्टनर हैं। एक आदमी सिर्फ नाम लेंड कर रहा है। नाम लेंड करने का मतलब क्या है? एग्रीमेंट करता होगा हमारे साथ? नहीं। पैसे देते हैं फर्म के लिए? नहीं। डे टू डे एक्टिविटीज में करते हैं? नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं? नहीं। लेकिन अगर कल को किसी ने हमें लोन दिया और लायबिलिटी आ गई, हम पे ना कर पाए, क्या वो पे करेंगे? यस, क्योंकि बाहर की दुनिया को क्या लगता है कि आप पार्टनर हो, क्योंकि आपने दुनिया को बोला था, आपने नाम लेंड किया था। तो इसमें दिक्कत क्या है? ये सिर्फ नाम लेंड करते हैं, कोई रियल इंटरेस्ट नहीं होता। पहली बात तो कोई एग्रीमेंट नहीं होता, क्योंकि कोई रियल इंटरेस्ट नहीं होता, कोई पैसा भी नहीं लगाते, कोई कंडक्ट में पार्ट भी नहीं लेते, कोई शेयर भी नहीं लेते, बट दे आर लायबल टू द थर्ड पार्टीज फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म। कोई अगर थर्ड पार्टी के प्रति जिम्मेवारी आ जाती है, क्योंकि थर्ड पार्टी को बता रखा था कि मैं पार्टनर हूं, जिम्मेवारी भुगतनी पड़ती है। ठीक है, तीन तरह के पढ़ लिए, एक्टिव पार्टनर या ऑस्टेंसिबल पार्टनर। नंबर 2 स्लीपिंग पार्टनर या डॉर्मेंट पार्टनर। नंबर 3 नॉमिनल पार्टनर, जो कि सिर्फ नाम लेंड करता है, नाम लेंड करने की वजह से थर्ड पार्टीज को लायबल हो जाता है। फोर्थ वन पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। नाम ही बता रहे हैं कैसे पार्टनर्स हैं, जो कि सिर्फ अच्छे दिनों में आपका साथ देते हैं। प्रॉफिट्स ओनली, क्या ऐसे पार्टनर हो सकते थे? हमने पढ़ा था कि पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली हो सकता है, पार्टनर शायद लॉसेस शेयर ना भी करते हो। तो ये कैसे पार्टनर्स हैं? जो सिर्फ प्रॉफिट शेयर करते हैं, लॉसेस शेयर नहीं करते। और क्योंकि आप सिर्फ प्रॉफिट शेयर करते हैं, क्या हम आपकी सुनते होंगे मैनेजमेंट में? हमने कहा देखिए भैया, काम कैसे करना है वो आदमी बताए जो कि सुख और दुख दोनों में साथ खड़ा होता है। जो आदमी सिर्फ प्रॉफिट्स में शेयर करता है, हमने कहा फिर बिजनेस भी हमें ही करने दीजिए, हो गया नुकसान तुम्हारे कहने पर, तुम तो भाग जाओगे, प्रॉफिट्स में सिर्फ पार्टनर और लॉसेस शेयर करोगे नहीं, इसलिए हम तुम्हें बिजनेस में भी पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे। तो हमने कहा जी शेयर प्रॉफिट्स करते हैं, लॉसेस नहीं करते, और इसलिए इनकी मैनेजमेंट में कोई वॉइस नहीं होती। लेकिन हम आपस में एग्रीमेंट करके बैठे हुए हैं कि मैं सिर्फ प्रॉफिट शेयर करूंगा, लॉस शेयर नहीं करूंगा। क्या बाहर वाली दुनिया मान जाएगी इस बात को? थर्ड पार्टी मानेगी? थर्ड पार्टी को अगर लायबिलिटी आ गई, यानी कि हमने लोन पे ना किया उस पार्टनर ने, तो क्या इसके घर भी आ जाएंगे बाकी पार्टनर्स, सॉरी बाकी क्रेडिटर्स? बिल्कुल आएंगे। वो क्या कहेंगे, हमें क्या लेना देना, तुम प्रॉफिट शेयर करते थे कि नहीं करते थे, या लॉस शेयर करते हो कि नहीं करते, तुम पार्टनर हो, और पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। यानी कि जो ये लॉस ना शेयर करने की बात हो रही है, ये तब तक हो रही है जब तक आप अंदरूनी प्रॉफिट और लॉसेस की बात कर रहे हैं। जैसे ही थर्ड पार्टी पिक्चर में आ गई, उसने आपको कहा कि लायबिलिटी है, पे करिए, देन इन दैट केस इज लायबल विज़ थर्ड पार्टी। तो इंपॉर्टेंट बात, जो पार्टनर्स इन प्रॉफिट भी होते हैं, क्या ये थर्ड पार्टी के प्रति जब लायबिलिटी आती है तो लायबल हो जाते हैं? यस, they are liable towards third parties। the partners in profits only कौन से होते हैं? जो सिर्फ शेयर करते हैं प्रॉफिट्स को, लॉसेस शेयर नहीं करते। इनकी जनरली वॉइस नहीं होती कोई मैनेजमेंट में, यानी इनसे पूछा नहीं जाता, बट दे आर लायबल टुवर्ड्स द थर्ड पार्टीज। तो चार तरह के हमने पढ़ लिए। नंबर 1 एक्टिव पार्टनर, सब कुछ करता है, पार्टनर डे टू डे मैनेजमेंट में पार्ट लेता है, थर्ड पार्टीज को भी लायबल होता है, और इनफैक्ट जब छोड़ के जा रहा हो, इट बिकम्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो नोटिस दे के जाए। सेकंड कौन सा होता है? स्लीपिंग पार्टनर और डॉर्मेंट पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर कौन सा होता है? जो एग्रीमेंट से बनता है, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता, प्रॉफिट शेयर करता है, लॉसेस शेयर करता है, लायबल होता है थर्ड पार्टीज को, बट क्योंकि ये एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसको पब्लिक नोटिस नहीं देना होता छोड़ते समय। नॉमिनल पार्टनर, जो सिर्फ नाम लैंड करता है, पैसे नहीं डालता, इसलिए मैनेजमेंट में कोई इंटरफेयर भी नहीं करता, प्रॉफिट भी शेयर नहीं करता, लॉसेस भी शेयर नहीं करता, लेकिन क्योंकि नाम देता है, थर्ड पार्टीज को लायबल होता है। पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, जो सिर्फ सुख में पार्टनर्स होते हैं, दैट मींस प्रॉफिट्स में पार्टनर होते हैं, लॉसेस शेयर नहीं करते, लेकिन थर्ड पार्टीज को लायबल रहते हैं। और क्योंकि लॉसेस शेयर नहीं करते, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं? नहीं करते। आगे आ जाइए, इनकमिंग एंड आउटगोइंग पार्टनर्स, ये तो आपको पता है। इनकमिंग पार्टनर क्या होता है? जो नया पार्टनर आता है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखें बेटा गाइस, पार्टनरशिप फर्म में जब भी पार्टनरशिप में कोई परिवर्तन होता है, इसे हम कहते हैं पार्टनरशिप के कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना, यानी कि नया पार्टनर लाना, पूरा एक को भगा देना, किसी को निकाल देना, पार्टनरशिप डीड में चेंज करना, इन सब को करने के लिए यू नीड कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। बात समझ आती है?
अच्छा, डे टू डे बिजनेस करने के लिए सबका कंसेंट चाहिए होता है? नहीं। मान लीजिए एक कहते हैं कि हमें जी ये प्रॉपर्टी खरीदनी है, मेजॉरिटी पार्टनर से एग्री हो जाए चलेगा। वो कहते हैं इस सप्लायर से नहीं इस सप्लायर से सामान खरीदेंगे, मेजॉरिटी पार्टनर से एग्री हो जाए चलेगा। लेकिन वो कहते हैं एक नया पार्टनर एडमिट करेंगे, नाउ दिस इज अ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, इस केस में क्या होगा? सबका कंसेंट चाहिए। तो जनरल डे टू डे बिजनेस पार्टनरशिप में कैसे होते हैं? यूजुअली बाय मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स के कंसेंट से होते हैं। बट जहां बात आ जाती है पार्टनरशिप के कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की, पार्टनरशिप के नेचर को बदलने की, उस केस में क्या मेजॉरिटी से काम चल जाता है? नहीं, उस केस में सब पार्टनर्स का अप्रूवल चाहिए होता है। तो इनकमिंग पार्टनर्स हमने क्या बात पढ़ी? ए पर्सन हु इज एडमिटेड टू एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म, यानी कि एक फर्म चल रही थी, आपको उसके अंदर पार्टनर बना लिया गया, लेकिन अब इससे दिक्कत क्या आएगी? उस फर्म के पुराने कोई उधार होंगे, उसके पुराने कोई क्रेडिटर होंगे। सपोज करें ए बी सी 3 पार्टनर्स फर्म चला रहे थे, एक डी को इन्होंने नया पार्टनर एडमिट कर लिया। कोई नई नई फर्म तो बनी नहीं है, पहले से फर्म रह रही है, इनके कुछ डेटर्स, इनके कुछ क्रेडिटर्स खड़े होंगे। अब मान लीजिए इस क्रेडिटर को आप पैसा ना दे पाए, क्या ये डी के अगेंस्ट सूट फाइल कर लेगा? क्योंकि आप समझे, जब इसने पैसे दिए थे तब डी था नहीं, ये तो डी बाद में आ गया। क्या आप इसके प्रति लायबल हो जाएंगे? लॉसेस नहीं, नॉट लायबल फॉर एक्ट्स डन बिफोर हिज एडमिशन। इससे इसके एडमिशन से पहले, जिस दिन ये पार्टनर बना है उससे पहले अगर कोई क्रेडिटर्स खड़े हैं, उससे पहले का अगर कोई एक्ट हुआ है, तो ये वाला इनकमिंग पार्टनर उसके लिए जिम्मेवार नहीं होगा। अगर जिस दिन से मैं आया हूं उस दिन से अगर पार्टनरशिप फर्म ने कुछ किया है उसके लिए मैं जिम्मेवारी उठाता हूं, मेरी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। लेकिन फॉर एक्ट्स विच वर डन बिफोर माय बिकमिंग द पार्टनर्स, दैट मींस फॉर द एक्ट्स जो कि पार्टनरशिप फर्म के पास्ट एक्ट्स हैं, क्या उनके लिए वो लायबल होता है? ही इज नॉट लायबल फॉर देम। आउटगोइंग पार्टनर, वो पार्टनर जो एक एग्जिस्टिंग फर्म को छोड़ के जा रहा है और उसके जाने के बाद भी फर्म कंटिन्यू कर रही है। ए बी सी थे, सी ने कहा आज से मैं नहीं काम करना चाहता, मैंने कहा कोई बात नहीं आप जाइए। ए और बी कहते हैं हम चला लेंगे फर्म को, ठीक है जी। सी को हमने पैसे कैलकुलेट किए, इसके पैसे इसको पे कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े दिनों बाद क्रेडिटर आया, पैसे पे नहीं कर पाए, उसने क्या किया? ए बी सी में से ना सी के अगेंस्ट सूट फाइल कर दिया। सी कहता है भैया मैं पार्टनर नहीं रहा। वो कहता क्या फर्क पड़ता है, जब मैंने तुम्हें लोन दिया था तब पार्टनर थे ना, तो यू आर लायबल। अच्छा समझे, इनकमिंग पार्टनर को क्या कहते थे? जब तुमने लोन दिया था मैं पार्टनर नहीं था, हम उसको छोड़ देते थे। सी क्या ये क्या कहेगा? तुम तो थे, सी तो था पार्टनर, अब नहीं है। यानी कि आप समझे, आप उन अगर नॉर्मल रूल बनाएं तो आप उन लायबिलिटीज के लिए जिम्मेवार होते हैं जो तब क्रिएट हुई थी जब आप पार्टनर थे। यानी कि इनकमिंग पार्टनर को हम क्यों छोड़ते थे? हम कहते थे भैया ये वो क्रेडिटर्स हैं जो आप जिन्होंने लोन दिया था जब आप पार्टनर नहीं थे। आउटगोइंग वाले को क्या कहते हैं? आप भले छोड़ के चले जाएं, लेकिन he is liable to all the person for the acts of the firm until public notice is given of his retirement। पब्लिक नोटिस अगर रिटायरमेंट का नहीं दिया, क्योंकि दुनिया को बाहर पता नहीं चलेगा कि आप पार्टनर नहीं रहे, तो इन दिस केस यू विल बी लायबल टू द ऑल द पार्टनर्स जो लोन दिए चले जा रहे हैं। आपके एग्जिस्टिंग के जो दौरान लोन थे आप उसके लिए भी जिम्मेवार हैं, और इनफैक्ट जो बाद में लोन दिए जाएंगे आप उनके लिए भी जिम्मेवार हैं, बिकॉज दुनिया को नहीं पता चला कि आप पार्टनरशिप छोड़ के चले गए। इसलिए हमने क्या कहा था? एक्टिव पार्टनर हैं तो पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, लेकिन स्लीपिंग पार्टनर को देना पड़ेगा पब्लिक नोटिस नहीं, वो चला जाए छोड़ के कोई दिक्कत नहीं है। ही विल बी लायबल ओनली फॉर दोज डेट्स जो उसके दौरान बने थे। बट इन दिस केस क्योंकि आप एक्टिव पार्टनर हैं, आपके जाने भर से क्या आपकी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी? नहीं, जब तक आप पब्लिक नोटिस नहीं देंगे कि भैया मैं छोड़ के जा रहा हूं, तब तक आप लायबल रहेंगे इवन फॉर न्यू डेट्स जो आपके जाने के बाद भी क्रिएट होते हैं। तो हमने इनकमिंग पार्टनर भी देख लिया, आउटगोइंग पार्टनर भी देख लिया। एक बार देखें एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर के बाद वी टॉक्ड अबाउट स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर के बाद नॉमिनल पार्टनर, उसके बाद पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, उसके बाद इनकमिंग पार्टनर्स, फाइनली आउटगोइंग पार्टनर्स, एंड लास्ट में एक नया टॉपिक आता है दैट इज कॉल्ड पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। आइए इसके बारे में समझे। सेक्शन 28 पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। पढ़ के आए हैं टर्म कभी? पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट नहीं पढ़ी? समझते हैं। होल्डिंग आउट क्या होता है? एस्टॉपल का कंसेप्ट पढ़ा था हमने, कहां पढ़ा था? माइनर में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। एस्टॉपल क्या होता था? जहां आप अपने एक्ट से
अपनी रिप्रेजेंटेशन से सामने वाले को कोई फैक्ट्स प्रेजेंट करते हैं, दैट मीन्स व्हेन अ पर्सन थ्रू हिज एक्ट, थ्रू हिज रिप्रेजेंटेशन मेक्स अनदर पार्टी बिलीव दैट सर्टेन फैक्ट्स एग्जिस्ट, और एक्चुअल में जो आप सामने वाले को बिलीव कराते हैं दैट इज नॉट ट्रू, वो सच नहीं है। हम आपको क्या कहते थे कि अगर उस बिलीफ के ऊपर सामने वाले व्यक्ति ने एक्ट कर दिया है, ही हैज इंकर्ड सर्टेन लायबिलिटी, उसने कोई लॉस बियर कर लिया है, अब आप ये मुकर नहीं पाएंगे कि आपने जो चीज बोली थी वो झूठ थी। आम भाषा में, बिल्कुल सिंपल भाषा में बोलूं तो आदमी की जबान की कीमत होती है। दैट मीन्स वंस ही हैज सेड समथिंग इवन दो दैट इज अनट्रू, वो सच नहीं है, देन टू ही विल बी हेल्ड लायबल टू ऑल द पर्संस who acted on that statement and incurred liability, जो उस स्टेटमेंट के ऊपर काम करते हुए, एक्ट करते हुए जिम्मेवारी उठा लेते हैं, लायबिलिटी उठा लेते हैं, आप उनके प्रति जिम्मेवार रहते हैं। ये हमने एस्टॉपल में प्रिंसिपल पढ़ा था, मैंने आपको एग्जांपल भी दिए थे। अच्छा, अब ऐसे ही क्या होता है, कई बार एस्टॉपल और होल्डिंग आउट से ना आप पार्टनर भी बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? सपोज करें एक मिस्टर ए है और एक पार्टनरशिप फर्म है BCD की। मिस्टर ए जाकर लोगों को बोल देते हैं कि मैं इस फर्म का पार्टनर हूं, जबकि वो पार्टनर नहीं है, और एक मिस्टर एक मिस्टर एक्स इस रिप्रेजेंटेशन को सुनकर इस फर्म को लोन दे देते हैं। कल को BCD लोन पे नहीं कर पाता, क्या एक्स जाकर ए से मांग सकता है लोन? ए क्या कहेगा, मैं पार्टनर नहीं हूं। मैंने कहा तुमने बोला तो था कि तुम पार्टनर हो। उन्होंने कहा जाओ पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेक करो, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था। आप ऐसे ही बोल सकते हैं? नहीं, लॉ क्या कहता है, बिकॉज यू हैव मेड अ रिप्रेजेंटेशन, और उस रिप्रेजेंटेशन से सामने वाले ने एक लायबिलिटी कर ली, उसको लॉस हो रहा है, अब आप अपनी इस रिप्रेजेंटेशन से पीछे नहीं हट सकते। इस केस में हम ए को क्या कहते हैं, ए इज ए पार्टनर बाय एस्टॉपल। हम इसको पार्टनर क्या कहते हैं, बिकॉज अब ये अपनी बात से मुकरना नहीं दिया जा रहा है इसको, ही इज बीइंग स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग द ट्रुथ ऑफ हिज स्टेटमेंट्स। हम क्या बोलते हैं, ही इज ए पार्टनर बाय एस्टॉपल। इसको कई बार और नाम दिया जाता है, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। तो हमने 2 पॉइंट पढ़े, वन इज कॉल्ड पार्टनरशिप बाय एस्टॉपल, अनदर वन इज कॉल्ड पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट। तो दोनों के दोनों होते हैं। एक दोनों में केसेस में क्या होता है, देयर इज वन पर्सन who made a particular statement which was not true, who represents certain facts which were not true, other party relying on those facts incurred certain liability, suffered any loss. Now when a case is filed against this person, he is stopped, he is not allowed to go back on the statements। ये बात हमने यहां पढ़ी। कई बार क्या होता है, आप ना स्टेटमेंट नहीं करते, चुप रहते हैं। क्या चुप रहना भी रिप्रेजेंटेशन हो सकता है? लेट अस सी। देयर इज ए पार्टनरशिप फर्म, वही BCD में, ठीक है। ए इनके साथ खड़ा हुआ होता है, ये इनके बिजनेस में अक्सर ऑफिस में बैठा रहता है। एक दिन एक मिस्टर एक्स आए, वो पैसे मांग रहे थे, BCD इनसे पैसे मांग रहे थे। बी ने बोल दिया कि ए साहब भी हमारे पार्टनर हैं, एक्चुअल में पार्टनर नहीं थे। ए ने कुछ नहीं बोला, ए चुपचाप बैठ के सुनता रहा। क्या चुप बैठ के भी उसने रिप्रेजेंटेशन दे दी? बिल्कुल दे दी। यहां समझे, यहां ए ने खुद बोला था एक्स को कि मैं पार्टनर हूं। इस केस में क्या हो रहा है, BCD इन द प्रेजेंस ऑफ ए दुनिया को बोल रहे हैं कि ए हमारा पार्टनर है, लेकिन ए पार्टनर नहीं है और ए चुप बैठा रहता है, और इस बात को सुन के एक्स लोन दे जाता है। क्या अब भी एक्स ए को सूट फाइल कर लेगा? यस, ही इज अगेन पार्टनर बाय एस्टॉपल या होल्डिंग आउट। तो आप दोनों बातें समझें। आप कई बार अपने एक्टिव कंडक्ट से रिप्रेजेंटेशन देते हैं, कुछ करते हैं जिससे कंडक्ट लगता है। कई बार आप एक्टिव कंडक्ट से नहीं रिप्रेजेंटेशन देते, योर वेरी साइलेंस, योर मियर साइलेंस सर्व्स एज अ रिप्रेजेंटेशन, उसको रिप्रेजेंटेशन मान लिया जाता है। सेकंड, आगे चलते हैं। देयर इज वन मिस्टर ए, यही कहानी, BCD 3 पार्टनर्स थे। ए मेक्स अ रिप्रेजेंटेशन टू मिस्टर एक्स कि मैं ना BCD वाले इन पार्टनर्स का ना पार्टनर हूं, मैं इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर हूं। एक्स सुन रहा था चुपचाप। एक्स के साथ ना साइड में एक मिस्टर एम खड़े थे, वो भी सुन रहे थे इस बात को। आप समझे, ए ने एक्स को नहीं, एम को नहीं बोला,
एम ने सुन ली ये बात, जब आप एक्स को बोल रहे थे एम ने सुन ली, और एम ने ये बात सुनकर बीसीडी को लोन दे दिया। क्या एम आपके अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है? लॉ सेज यस, कर सकता है। अब आप समझेंगे, जरूरी नहीं है रिप्रेजेंटेशन आपने खुद पर्टिकुलरली उस पर्सन को दी हो सकता है उसको रिप्रेजेंटेशन मिल गई हो, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आपने एक्चुअल में उस पर्सन को रिप्रेजेंटेशन दी हो। एनी पर्सन हु हैज अ रिप्रेजेंटेशन कैन गो अहेड एंड फाइल अ सूट अगेंस्ट यू। आप समझे कितनी मुश्किल है। आप ए को बोल रहे थे, किसी और ने सुन लिया, लॉ कहता है इसके प्रति भी आप लायबल हो गए। तो आपको मतलब इस होल्डिंग आउट के कंसेप्ट का बेनिफिट लेने के लिए जरूरी नहीं है डायरेक्टली आपको रिप्रेजेंटेशन हुई हो, किसी और को रिप्रेजेंटेशन हो रही थी तब आपने सुन लिया, देन ऑल्सो दैट इज अ रिप्रेजेंटेशन। आगे चलते हैं। मिस्टर ए ने एक्स को रिप्रेजेंटेशन दी थी, एम को इस रिप्रेजेंटेशन का पता ही नहीं था, एम ने नहीं सुनी बात, एम ने वैसे ही मान लिया कि ए दुकान में बैठा रहता है, पार्टनर होगा, उसने बीसीडी को लोन दे दिया। नाउ कैन ही फाइल ए सूट? नो, नाउ ही कैन नॉट फाइल ए सूट, बिकॉज इसको कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई थी ए की तरफ से कि मैं पार्टनर हूं। इस केस में उसने सुना था जब वो एक्स को बोल रहा था, देन यस देयर वाज अ रिप्रेजेंटेशन, बट जहां रिप्रेजेंटेशन मिली ही नहीं, एनी पर्सन हु हैज नो सच रिप्रेजेंटेशन ही कैन नॉट क्लेम द बेनिफिट ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट। और लास्ट, ये डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट एक जगह और चलता है, सेक्शन 28, इसी ये आप समझे पूरा का पूरा होल्डिंग आउट सेक्शन 28 के प्रोविजंस पे काम कर रहा है। सेक्शन 28 विच इज वर्किंग, जो होल्डिंग आउट का पार्टनर बनाता है। सेक्शन 28 एक बात और बोलता है कि एक ऐसा पार्टनर जो पार्टनरशिप फर्म से रिटायर हो गया हो और इसने पब्लिक नोटिस ना दिया हो, he also continues to be liable to all the persons जो इनको लोन दे देते हैं फॉर्म को, इसकी पुरानी फॉर्म को। ये बात कहां से निकल गई? बात मैंने आपको समझाई ना अभी, जब मैंने कहा कि एक्टिव पार्टनर को पब्लिक नोटिस देना जरूरी है। क्यों देना जरूरी है? क्योंकि दुनिया मानती है आप पार्टनर हैं। दुनिया क्यों मानती है आप पार्टनर हैं? क्योंकि पुराने आप पार्टनर थे, आपने अपने एक्ट से दुनिया को दिखाया है कि मैं पार्टनर हूं। क्या वो रिप्रेजेंटेशन नहीं थी? वो भी रिप्रेजेंटेशन ही थी। आप दुनिया को रोज दिखाते थे मैं पार्टनर हूं, और तब थे, लेकिन अब नहीं है। तो लॉ क्या कहता है? यहां भी ये पार्टनर, क्योंकि ये छोड़ के गया और इसने बोला नहीं कि मैं पब्लिक को कि मैं छोड़ के जा रहा हूं, ही इज ऑल्सो लायबल बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट कि आपने रिप्रेजेंटेशन दे रखी है। आप पार्टनर बाय एस्टोपल की तरह से लायबल हो जाते हैं। तो आप जब समराइज करें, क्या कहानी थी कि जब आउटगोइंग पार्टनर छोड़ के जा रहा होता है, इट इज इंपॉर्टेंट कि वो पब्लिक नोटिस दे, क्योंकि अगर वो नहीं देता तो ही बिकम्स अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। वो अब भले पार्टनर नहीं है, लेकिन पार्टनर बाय होल्डिंग आउट मानेंगे, क्योंकि उसने रिप्रेजेंटेशन पहले दे रखी है कि वो पार्टनर था, और उस रिप्रेजेंटेशन पे आज लोग पैसे दिए चले जा रहे हैं। तो लॉ ने इस केस में क्या कहा? इन दिस केस यू विल बी अगेन ट्रीटेड एज ए पार्टनर एंड विल बी हेल्ड लायबल फॉर ऑल द एडवांसेस जो पार्टनरशिप फर्म को दिए जा रहे हैं। तो दिस वाज वन थिंग। हमने क्या देखा? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट क्या होता है, मैं आपको रीड करा देता हूं एक बार बुक से। सारे एग्जांपल्स जो दिए हुए मैंने आपको कवर किया। इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट, आइए देखें पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। सेक्शन 28, if a person represents to the outside world by words spoken or written or by his conduct that he is a partner in a certain partnership firm, then he is stopped from denying his being a partner and he is liable as a partner in that firm to anyone who has on the faith of such representation granted credit to the firm। समझ आती है बात? उसने क्या लिखा है? कोई भी पर्सन जो आउटसाइड वर्ड को अपने स्पोकन वर्ड से या कंडक्ट से रिप्रेजेंटेशन दे देता है कि वो पार्टनर है, और आउटसाइड वर्ल्ड में से कोई व्यक्ति उस रिप्रेजेंटेशन को सुनकर फर्म को लोन दे देता है, क्रेडिट दे देता है, then he becomes liable to that particular person. Actually such a person is not a partner in the firm. There is no agreement, no sharing of profits and losses, no say in the management. He may not even be knowing कि business कहां पर है इनका, उसने ऐसे ही बोल दिया कि मैं पार्टनर हूं। Still he holds himself out to be a partner. He becomes responsible to the outsider on the basis of principle of estoppel और holding out। और ऐसे पार्टनर को क्या कहते हैं? पार्टनर बाय एस्टॉपल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ये रूल कहां भी लगता है?
जहां पर कोई फॉर्मर पार्टनर छोड़ के चला जाता है विदाउट गिविंग अ पब्लिक नोटिस। सारे एग्जांपल जो मैंने आपको दिए हैं, बोल के बनने वाला, चुप रह के बनने वाला, जब कोई और सुन लेता है तब, जब किसी को पता नहीं होता वो आपको जिम्मेवार नहीं ठहरा सकता, और रिटायरमेंट के बाद वाला। सबके एग्जांपल मैंने दे दिए और सारे एग्जांपल मैंने यहां लिखे भी हुए हैं। चलिए वी आर डन विद चैप्टर 1। क्या कुछ पढ़ा हमने चैप्टर के अंदर? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सेक्शन 8 तक कवर कर लिया। वी स्टार्टेड विद सेक्शन 1 जिसमें हमने इंट्रोडक्शन लिया, ये एक्ट कहां कहां अप्लाई होता है। सेक्शन 2 में कुछ डेफिनेशन है, बी और ई बस सफिशिएंट है, दो ही कर लीजिए। उसके अलावा सेक्शन 3 में हमने देखा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पुराने प्रोविजन लगते रहेंगे जहां वो इनकंसिस्टेंट नहीं है। 4 में हमें डेफिनेशन दी। 5 ने कहा कि एग्रीमेंट से बनता है, स्टेटस से नहीं बनता। 6 ने ट्रू टेस्ट बताया। 7 ने हमें बताया पार्टनरशिप एट विल। 8 ने बनाया पर्टिकुलर पार्टनरशिप। कुछ हमने डिफरेंसेस किए कंपनी और पार्टनरशिप के बीच में, और लास्ट में हमने टाइप्स ऑफ पार्टनर पढ़े जहां हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पढ़े, और सेक्शन 28 आया एक, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट। आइए नेक्स्ट टॉपिक पर चलें, दैट इज कॉल्ड राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। ठीक है जी, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर मैंने बेसिकली 3 चैप्टर्स में बांटा हुआ है इसको। वी आर स्टार्टिंग विद सेकंड चैप्टर, दैट इज कॉल्ड राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। थोड़ा सा करते हैं, आधा घंटा है अभी, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे। राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स, चैप्टर 2। अभी तक हमने कहां पे पढ़ लिया, कितना तक पढ़ लिया? सेक्शन 8 तक। बीच में अभी 9 और 10 1 मिनट के लिए रुकवा रहा हूं, वापस आऊंगा। पहले देखें सेक्शन 11 क्या कहता है। सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 बोलता है कि पार्टनर्स के जो राइट्स एंड ड्यूटीज हैं वो कहां से आएंगे, एक्ट बताएगा। वो कहता है नहीं, पार्टनर्स के जो राइट्स एंड ड्यूटीज हैं वो पार्टनर्स खुद डिटरमाइन करेंगे, यानी कि पार्टनर्स खुद ढूंढ देखेंगे हमारे राइट्स क्या हैं, किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टीज। यानी कि अगर आप सिंपली देखें तो पार्टनरशिप एक्ट कहीं आपको कंपल्सर नहीं कर रहा कि आप अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस ये रखें, सैलरी दें या ना दें, इंटरेस्ट दें या ना दें, लोन पे इंटरेस्ट दें या ना दें, कैपिटल पे, दैट इज ऑल बीइंग डिसाइडेड अप ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट यू हैव अमंग योरसेल्फ। आप अपने एग्रीमेंट के हिसाब से चलिए। और लॉ ने क्या कहा, ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, और इस एग्रीमेंट को आप कभी भी चाहें चेंज कर सकते हैं म्यूचुअल कंसेंट के साथ। ठीक है जी, ये लिखा सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 ने। अब सेक्शन 9 और सेक्शन 10 ने कुछ ड्यूटीज बताई पार्टनर्स को। तो 9 और 10 क्या करता है, ड्यूटीज बोलता है। 11 ने बेसिकली क्या बोल रखा है कि म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज आप खुद डिसाइड करिए, लेकिन उसने क्या बोला, कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो मैंडेटरी हैं, वो आपको मानने पड़ेंगे, बाकी सारी चीजें आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लें। तो ये बात मैंने यहां लिखी, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। इसका क्या मतलब है, जहां जहां एक्ट कुछ और बोले वो लगाइएगा, वरना नॉर्मल रूल क्या है कि राइट्स एंड ड्यूटीज आप डिटरमाइन कर लीजिए खुद अपनी मर्जी से। यानी कि अगर एक्ट ने कुछ बोल दिया है, जो कि उसने बोला है सेक्शन 9 में और 10 में ड्यूटीज दी हुई हैं, उसके आगे राइट्स भी दिए हुए हैं उसने लिख के, तो उसने कहा वो तो चलते रहेंगे। जैसे कि हर नॉर्मल रूल ये है कि हर आदमी मैनेजमेंट में पार्ट लेगा। नॉर्मल ड्यूटी क्या है कि हर पार्टनर पार्टनरशिप को ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज के लिए चलाएगा, अकाउंट्स देख पाएगा, इंस्पेक्ट कर पाएगा। तो ये चीजें आप नहीं बदल सकते। तो कुछ रूल्स उसने मैंडेटरी रखे, कुछ रूल्स उसने क्या कहा, आप अपने हिसाब से डिसाइड करिए। तो उसने क्या लिखा, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स ऑफ ए फर्म मे बी डिटरमाइंड बाय ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। आप खुद कॉन्ट्रैक्ट से डिटरमाइन करिए, एंड सच कॉन्ट्रैक्ट में बी एक्सप्रेस और मे बी इंप्लाइड बाय अ कोर्स ऑफ डीलिंग। और एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है वर्ड से, या इंप्लाइड हो सकता है ओरल, या आपके कंडक्ट से दिख रहा हो, पार्टनर जैसे हैं, चलेगा। सच अ कॉन्ट्रैक्ट में बी वेरीड बाय कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। ये बात मैंने आपको क्लियर करी कि जहां भी वेरी करने की बात आएगी, पार्टनरशिप डीड में मैं आपको बताई थी कि जैसे ही पार्टनरशिप डीड वेरी करने की बात आएगी, यू नीड द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स की बात कर लेते हैं, सेक्शन 9 एंड सेक्शन 10। 11 मैंने बात कर ली थी, 9 और 10 हमारा ड्यूटीज बता रहे हैं। मेनली 3 ड्यूटीज हैं। सेक्शन 9 ने 4 बातें लिखी हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं ना, पार्टनर्स की ना काफी ड्यूटीज हैं। काफी को हम कैसे लिखते हैं, CAFI, काफी ड्यूटी, लर्निंग स्किल है बेसिकली। पार्टनर्स की काफी ड्यूटी है। काफी ड्यूटी क्या है, C स्टैंड्स फॉर कॉमन एडवांटेज, A स्टैंड्स फॉर अकाउंट्स, F स्टैंड्स फॉर फेथफुल, I स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन। तो C स्टैंड्स फॉर common advantage, A stands for accounts,
F stands for faithful and I stands for information. इससे क्या होता है, आपको सेक्शन 9 पूरा याद हो जाता है. सेक्शन 9 क्या कहता है? Partners are bound to carry on business to the greatest common advantage, to be just and faithful, to render true accounts and full information of things affecting the business. मैंने बेसिकली इसके 4 पॉइंट्स निकाल दिए. उसने कहा था कि हमें पूरा सेक्शन 9 याद हो जाए. सेक्शन 9 क्या क्या कहता है, पार्टनर की क्या ड्यूटीज हैं. पहले तो आप समझे हमने किस तरह से बात करी कि जब आप पार्टनर की ड्यूटीज की बात करते हैं, पहले आप सेक्शन 11 बताएंगे कि सब्जेक्ट टू द एग्रीमेंट. वैसे तो पार्टनर्स के राइट अपने एग्रीमेंट से डिटरमाइन होते हैं, लेकिन आप क्या कहेंगे, सेक्शन 9 में कुछ ड्यूटीज दी हुई हैं. तो हमने कहा जी पहली ड्यूटी, उसने कहा जी 4 बातें बोलता है सेक्शन 9. पहला क्या बोलता है, ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज के लिए बिजनेस कैरी ऑन करें. ठीक है जी. नंबर 2 क्या कहता है, प्रॉपर अकाउंट्स रेंडर करें. नंबर 3 जस्ट और फेथफुल रहें, यानी कि बिजनेस में एक दूसरे के साथ फ्रॉड ना करें, फेथफुल रहें एक दूसरे के साथ. एंड फाइनली फुल इंफॉर्मेशन दें. अगर आपको कोई चीज का पता चलता है कि ये वाला सप्लायर अच्छा नहीं है, इसके सामान में कमी है, इसको पैसे नहीं देने चाहिए, ये आदमी इंसॉल्वेंट होने वाला है, ये बातें बताएं भैया पार्टनरशिप में. आप अकेले जिम्मेवार नहीं है, सबका बिजनेस है, तो बिजनेस के बाद में इंफॉर्मेशन शेयर करें. बातें थोड़ा छुपाई जाती हैं बिजनेस के अंदर, तो यू नीड टू शेयर ऑल द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विद ईच अदर. तो उन्होंने 4 बातें लिखी. नंबर 1 ड्यूटी टू कैरी ऑन बिजनेस टू ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज. जब आप पार्टनरशिप में काम करते हैं ना, आप कॉमन एडवांटेज के लिए काम करते हैं, अपने बेनिफिट के लिए नहीं. मैं नहीं करते पार्टनरशिप में. पार्टनरशिप इज अबाउट हम काम करेंगे पार्टनरशिप के अंदर. तो उसने क्या कहा, हर पार्टनर इस तरह से काम करे कि वो सबके एडवांटेज के लिए काम कर रहा है, सबके बेनिफिट के लिए काम कर रहा है. ही इज टेकिंग केयर कि मेरे एक्ट से किसी और को नुकसान तो नहीं हो रहा, किसी और पार्टनर को. तो हमने क्या लिखा, एवरी पार्टनर इज बाउंड टू कैरी ऑन द बिजनेस टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज. इट इंप्लाइज दैट एवरी पार्टनर मस्ट यूज हिज नॉलेज एंड स्किल फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म एंड नॉट फॉर पर्सनल गेन. अपने फायदे नहीं देखने पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप में ये देखना है कि सबके फायदे हो रहे हैं. तो जनरल ड्यूटी पहले क्या लिखी उन्होंने सेक्शन 9 ने, दे शुड कैरी ऑन द बिजनेस टू कॉमन एडवांटेज. कॉमन एडवांटेज सी हमने याद किया था. ए हमने क्या लिखा, रेंडर अकाउंट्स, प्रॉपर अकाउंट्स बनाएं. इसका मतलब क्या है कि हो सकता है आप पार्टनरशिप के अंदर कुछ पैसा ले जाते हो, कुछ दे जाते हो, किसी दिन ड्राइंग कर रहे हैं, किसी दिन पैसा डाल भी देते हैं अपनी जेब से. लेकिन अगर कोई पार्टनर पूछ लेता है, भैया कितना पैसा लेके गए हो, कितना डाल के गए हो, आप बुरा मत मान जाएं कि मेरे से कौन पूछ रहे हो भैया. इट इज योर ड्यूटी. उसका भी बिजनेस है, आपका भी बिजनेस है. यू शुड ऑलवेज बी रेडी टू रेंडर अकाउंट. कोई पूछे, हाँ जी आप कितने पैसे लोगे, उसने कहा हाँ तू भी मालिक है, पूछ. मैं इतने पैसे लेके गया था, इस दिन लेके गया था, इतने पैसे वापस लेके आया हूं. दैट मींस यू शुड ऑलवेज बी रेडी टू रेंडर ट्रू अकाउंट. दूसरी बात में क्या लिखा, एवरी पार्टनर मस्ट रेंडर ट्रू एंड प्रॉपर अकाउंट्स टू हिज को पार्टनर्स. इट इंप्लाइज दैट ईच पार्टनर मस्ट बी रेडी टू एक्सप्लेन the accounts of the firm and produce voucher in support of entries. कोई पूछे ये परचेज क्यों लिखी है, उस दिन तू आया था, बैठा था, इतने का सामान बेच के गया, बुरा नहीं मानना. ही इज अ पार्टनर, ही इज आस्किंग क्या दिक्कत है. यू शुड रेंडर प्रॉपर अकाउंट्स टू हिम. तो पहला हमने क्या लिखा, यू शुड कैरी ऑन द बिजनेस टू कॉमन एडवांटेज. नंबर 2 यू शुड बी रेडी टू रेंडर अकाउंट्स. नंबर 3 यू शुड बी जस्ट एंड फेथफुल. जस्ट एंड फेथफुल का मतलब क्या है, गड़बड़ियां नहीं करनी. फेथफुल का मतलब क्या होता है, वफादार व्यक्ति. दैट मींस बिजनेस में बैठा है, सामने वाला आप पे पूरा ट्रस्ट कर रहा है, उसने आपको पार्टनर बनाया है, इस हद तक पार्टनर बनाया है कि आपके एक्ट से वो जिम्मेवार होता है. धोखा मत दीजिएगा उसको. ये ना हो बिजनेस में प्रॉफिट आया और उठा के भाग गए घर पे, कोई पेमेंट देने आया, पेमेंट लेके भाग गए. यू हैव टू बी जस्ट एंड फेथफुल. एन आइडियल पार्टनरशिप इज वन वेयर देयर इज म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस. एक दूसरे पे विश्वास रखिए पार्टनरशिप में. एंड स्पिरिट ऑफ हेल्पनेस एंड गुडविल. एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं. दैट इज अ बिजनेस जहां आप ये कहते हैं कि पार्टनरशिप की ड्यूटीज होती हैं. तो नंबर 1 ने क्या लिखा, यू शुड कैरी ऑन द बिजनेस टू कॉमन एडवांटेज. नंबर 2 यू शुड रेंडर प्रॉपर अकाउंट. नंबर 3 यू शुड बी जस्ट एंड फेथफुल. एंड नंबर 4 यू शुड प्रोवाइड फुल इंफॉर्मेशन. अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है जो आपको लगता है बिजनेस के लिए जरूरी है, प्रोवाइड दैट इंफॉर्मेशन. आपका बिजनेस है, दूसरे का भी बिजनेस है. एवरी पार्टनर मस्ट गिव फुल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द थिंग्स अफेक्टिंग द बिजनेस टू को पार्टनर. तो सेक्शन 9 ने पहले ड्यूटीज क्या लिखी, कुछ जनरल ड्यूटीज बोली, उसने 4 बातें बोली सेक्शन 9 ने. that every partner should पहले बेटा कौन कौन सी थी, carry on the business to greatest common advantage. Number 2 render true accounts. Number 3 he should be just and faithful. And number 4 he should render all the information. तो हमने काफी नाम से याद किया. काफी की स्पेलिंग CAFIC is common advantage, A is accounts, F is faithful and I is
इंफॉर्मेशन। चलिए ये हो गया। सेकंड, ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड। अब ये क्या है? सेक्शन 10, 9 हमने पढ़ लिया, 10 की बात करें। ये क्या कह रहा है? इंडेमनिफिकेशन फॉर फ्रॉड। सेकंड ड्यूटी, ये इंडेमनिफिकेशन फॉर फ्रॉड की क्या ड्यूटी है, आइए समझें। अक्सर इंडेमनिफिकेशन क्या होता है, हमने समझा था, जहां आपकी एक्ट की वजह से सामने वाले को नुकसान हुआ है उसको कंपनसेट करना। इसका मतलब है इंडेमनिफिकेशन मतलब क्या हो गया? कंपनसेट करना, रीइंबर्स करना। अब ये एक्ट क्या कहता है आप समझें। कुछ पार्टनरशिप हम काम कैसे करती है? पार्टनर्स एक्ट करते हैं उसके बिहाफ पर। एक पार्टनर जाता है सामान खरीद के आता है, एक पार्टनर जाता है सामान बेच के आता है, एक पार्टनर मशीनें ठीक करा लेता है, पीछे से मशीन खरीद आता है। यानी कि हर आदमी ने अपने अपने काम बांटे हुए हैं। अब आदमी है, काम करेगा तो गलती भी होगी, कई बार नेग्लिजेंट भी हो जाएगा। वो गया एक जगह से रॉ मटेरियल खरीदने, पता चला 100 रुपीज पर केजी के हिसाब से मटेरियल खरीदाया। दूसरे पार्टनर ने कहा मैं एक व्यक्ति को जानता था जो 80 में दे देता। शायद इस पार्टनर ने काम ढंग से नहीं किया आपने। अब आप इस पार्टनर को क्या कहेंगे? नहीं नहीं तेरी वजह से नुकसान हो गया, ला 20 रुपए रिम्बर्स कर। नहीं, पार्टनर है बेटा, पार्टनरशिप में इतना तो होता है अब कि एक आदमी से गलती होगी इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम उससे लड़ने बैठ जाएंगे, उससे कहेंगे नहीं नहीं बिजनेस के पैसे वापस लेके आ। हमें समझ आता है वो उसने जानबूझ के नुकसान नहीं कराया। आदमी कई बार गलती कर देता है, कई बार नेग्लिजेंट हो जाता है, कई बार वो स्किल नहीं दिखा पाता जो उसको करनी चाहिए, ओमिशन हो जाती है, गलतियां हो जाती हैं, क्या हो गया। लेकिन अगर मुझे समझ आता है कि ये जो 100 रुपए का लाया है ना, ये जानबूझ के ऐसी दुकान से लेके आया है जो इसके रिलेटिव की है और ये उससे अब कमीशन खाएगा, अब क्या हो रहा है? मैं कह रहा हूं नहीं नहीं नहीं, ये तो फ्रॉड हो गया। तो आप समझेंगे पार्टनर से गुड फेथ में गलती हो जाती है, हर आदमी से होती है। ही इज ए ह्यूमन बीइंग, सो इन केस ही कैरीज आउट हिज वर्ड विद निग्लेक्ट, with want of skill, omission, in this case usually a partner is not asked कि आप उसको बोन करें, यानी कि लॉस को बोन करें। तो आप समझे निग्लेक्ट हुआ हो, ओमिशन ऑफ स्किल रही हो, वांट ऑफ स्किल रही हो, यानी कि उसने काम नेग्लिजेंटली किया है, स्किलफुली नहीं किया, वो थोड़ा और ध्यान देता है। हैड इन पुट इन सर्टेन मोर एफर्ट्स, हैड इट बी मोर प्रूडेंट, ही मे नॉट हैव इंकर्ड लॉस। बट इन स्टिल हम क्या मानते हैं? पार्टनर है, कोई बात नहीं, चलता है। बट अगर वो फ्रॉड करता है, वी ट्राई एंड फाइंड आउट कि एक्चुअल में इसने जानबूझ के गलती नहीं, इसने गलती नहीं करी, ये तो प्लान्ड था, इन्हें जानबूझ के महंगी चीज खरीदी है बिकॉज इसको कहीं ना कहीं उसके अंदर से फायदा दिख रहा है। हम कहते हैं नहीं पार्टनर साहब, अब जो आप ये 20 रुपए फालतू दे के आए हैं ना, ये हम आपसे रिकवर करेंगे, ये हम आपसे इंडेमनीफाई करवाएंगे। दैट मींस यू विल हैव टू रीइंबर्स। तो हमने ड्यूटी में क्या लिखा कि नंबर 1, अगर निग्लेक्ट हुआ है, ओमिशन ऑफ स्किल हुआ है, वांट ऑफ स्किल है, तो यूजुअली हम बोन नहीं करवाते पार्टनर को। बट अगर ये लॉस जो कॉज किया जा रहा है ये फ्रॉड से कमिट किया जा रहा है, पार्टनर ने फ्रॉड कमिट किया है, देन इन केस द पार्टनर विल हैव टू इंडेमनीफाई द फर्म फॉर द लॉस कॉज। ये हमने सेक्शन 10 पढ़ा, ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर लॉस कॉज्ड बाय द फ्रॉड। हमने देखा है पार्टनर कैन कॉज लॉस टू द फर्म, कैसे कैसे करा सकता है जनरली, अपनी निग्लेक्ट से, वांट ऑफ स्किल से या फ्रॉड से। अब हमने इसमें डिफरेंशिएट कर दिया, अगर वांट ऑफ स्किल से है, फ्रॉड से है, निग्लेक्ट से है, तो इट शैल बी बोन बाय द फर्म। फर्म कहती है कोई बात नहीं हम बोन कर लेंगे, पार्टनर है, गलती हो जाती है। बट अगर पता चला फ्रॉड हुआ है, देन इन दैट केस वी विल टेक रीइंबर्समेंट। एवरी पार्टनर मस्ट इंडेमनीफाई द फर्म फॉर एनी लॉस कॉस्ट टू इट बाय द फ्रॉड इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। तो आपसे पूछे क्या पार्टनर की तरह किए गए लॉस से कंपनी रीइंबर्स करवाती है उसको, आप क्या पूछेंगे? सर लॉस किस वजह से हो रहा है, क्या उसने फ्रॉड किया है? अगर फ्रॉड किया है तो यस, इट इज हिज ड्यूटी टू रीइंबर्स। लेकिन हाँ, अगर निग्लेक्ट है, थोड़ी सी गलती हो गई है उससे, उसने ध्यान नहीं दिया, तो अक्सर लॉस क्या होगा? फर्म खुद बियर कर लेगी, वो उससे रिकवर नहीं किया जाएगा। आइए लास्ट ड्यूटी एक छोटी सी और लिखी हुई है 12 क्लॉज बी में, ये 12 हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल ड्यूटी याद कर लें। उसने क्या लिखा हुआ है? ड्यूटी टू अटेंड डिलीजेंटली टू हिज ड्यूटीज। बहुत सिंपल सी बात लिखी है कि जो जो आपकी जिम्मेवारियां हैं उनका ढंग से निर्वहन करें। दैट मींस यू शुड कैरी आउट योर ड्यूटीज डिलीजेंटली, यू शुड बी वेरी फेथफुल इन कैरिंग आउट योर ड्यूटीज। जितनी ही बातें पीछे लिखी हुई हैं उसको ध्यान से करें, ये भी आपकी एक ड्यूटी होती है। सो एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डिलीजेंटली टू हिज ड्यूटीज इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। तो हमने ड्यूटीज में क्या बात देख ली? 3 बातें देख ली। नंबर 1, द पार्टनर सेक्शन 9 के अंदर उन्होंने क्या लिखा? काफी नंबर 1 गेटर्स कॉमन एडवांटेज में करें, अकाउंट सरेंडर करें,
जस्ट एंड फेथफुल रहें और जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो रेंडर करें, ठीक है। उसके बाद यू हैव इंडेमनिफिकेशन की ड्यूटी, अगर आपकी फ्रॉड की वजह से कोई लॉस होता है, दैट मींस इन केस ऑफ योर फ्रॉड अ लॉस occurs to the firm, you are under obligation to compensate for that loss, and finally you have a duty to carry out all your duties diligently। तो तीन बातें हमने पढ़ ली, फर्स्ट वाज सेक्शन 9, सेक्शन 10 और उसके बाद 12 का बी पढ़ा, 11 बीच में मैंने पढ़ लिया। 11 ने क्या कहा था कि सब्जेक्ट टू द एग्रीमेंट, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, पार्टनर्स राइट्स एंड ड्यूटीज आर डिटरमाइंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज, और ये कॉन्ट्रैक्ट वेरी भी किया जा सकता है। यस, दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी वेरीड बाय हाउ इज इट वेरीड, कैसे वेरी किया जाता है, बाय द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, क्योंकि यहां भी बेसिकली क्या हो रहा है, नेचर ऑफ पार्टनरशिप बदल रही है जहां आप राइट्स एंड ड्यूटीज बदल रहे हैं। चलिए राइट्स पे आ जाइए, राइट्स की बात करते हैं। लास्ट टॉपिक है आज का, बस राइट्स ऑफ पार्टनर करेंगे एंड देन वी विल बी डन फॉर टुडे, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। राइट्स ऑफ पार्टनर्स, नंबर 1 सेक्शन 12 बात करता है राइट्स ऑफ पार्टनर की। तो अगर आप बात करें तो 12 और 13 बात कर रहे हैं राइट्स की, 9 और 10 ने बात करी थी ड्यूटीज की, और 11 तो एक जनरल सी बात बीच में बोल के चला गया था कि राइट्स और ड्यूटीज जो है वो आपके म्यूचुअल एग्रीमेंट से डिसाइड होगा, और ये म्यूचुअल एग्रीमेंट आप चाहें तो आपस में बैठ के चेंज भी कर सकते हैं। आइए देखें 12 ने क्या बोला। 12 ने कहा जी कंडक्ट ऑफ बिजनेस, उसने 4 बातें बोली और मैंने उन चारों के पॉइंट्स बना दिए। द कंडक्ट ऑफ बिजनेस सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, पहले तो लाइन पढ़ लें, वो कह रहे हैं कि जो बात मैं बोल रहा हूं ये पत्थर की लकीर नहीं है, पार्टनर्स चाहें तो इनको बदल सकते हैं, लेकिन अगर पार्टनर्स इस बारे में कुछ नहीं लिखेंगे तो फिर मैं अपना काम करना शुरू कर दूंगा। क्लॉज ए ने क्या लिखा, एवरी पार्टनर हैज राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। बी था वो हमने ड्यूटीज में लिखा था, बेसिकली ये राइट नहीं है, ड्यूटी है, इसलिए मैंने वहां ले गया इसको। एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डिलीजेंटली टू हिज ड्यूटीज इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, तो ये कायदे से ड्यूटीज में ही होना चाहिए, इसलिए मैं इसको ड्यूटीज में ले गया। ये 12 बी था जो ऊपर लेके गया। तो 12 ए क्या कह रहा है बेसिकली, तो ही शुड एवरी पार्टनर हैज द राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। सी क्या कहता है कि कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है मैटर्स में तो बेसिकली वो कैसे डिसाइड होगा, बाय म्यूचुअल कंसेंट बाय मेजॉरिटी। इसके नेगेटिव में भी डिसाइडेड बाय मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स एंड एवरी पार्टनर हैज द राइट टू एक्सरसाइज हिज ओपिनियन। यानी कि डे टू डे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें अक्सर भेदभाव हो जाते हैं, ये प्रॉपर्टी खरीदनी है कि नहीं खरीदनी, ये प्रॉपर्टी बेचनी है कि नहीं बेचनी, इससे सामान खरीदना है कि नहीं खरीदना, तो उसमें क्या होगा, ही हैज अ राइट टू बी कंसल्टेड, लेकिन डिसीजन कैसे होगा, मेजॉरिटी से। एंड फाइनली एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू एक्सेस टू इंस्पेक्ट एंड कॉपी ऑफ बुक्स, उसके बाद अधिकार है वो जाए बुक्स ऑफ अकाउंट एक्सेस ले सकता है, उसकी इंस्पेक्शन कर सकता है और क्या कह सकता है, इसकी कॉपी करके मैं घर ले जाना चाहता हूं। नो पार्टनर कैन स्टॉप, वो मालिक है बिजनेस का, ही हैज द राइट, ही कैन गो अहेड इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ही कैन गो अहेड एंड टेक अ कॉपी देयर, बट ऑल दीज आर सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज। अगर पार्टीज चाहें तो कॉन्ट्रैक्ट करके इनको बदल सकती हैं, यानी कि वो कह सकती हैं भैया आपका कोई से नहीं होगा मैनेजमेंट में, हम आपसे नहीं पूछेंगे, आपको बुक्स देखने का भी अधिकार नहीं होगा, क्योंकि आप प्रॉफिट में शेयर करते हैं, आपको क्या करना है बुक्स देख के, आप नॉमिनल आपको हम राइट नहीं देते ये वाला। दैट मींस नॉर्मली ये राइट मिलते हैं बट सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो आप समझे सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा है, वो कोई भी चीज पत्थर की लकीर नहीं मानता कि ये करना ही करना है, वो हर जगह क्या लिखता है, भैया आप अपने कॉन्ट्रैक्ट से देख लो, अगर नहीं लिखोगे तो फिर मेरी बात चलेगी। तो हमने 3 राइट्स देखे इसमें। नंबर 1 इसको हम सीसीए नाम से याद करते हैं, सीसीडी होता है, हम सीसीए नाम से याद करते हैं। सीसीए में क्या होता है, नंबर सी, पहला सी कंडक्ट ऑफ बिजनेस, राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस, वहां हमने कैसे याद किया था, काफी नाम से। तो सेक्शन 12 कैसे नाम कर याद करते हैं हम, सीसीए नाम से। नंबर 1 कंडक्ट ऑफ बिजनेस, नंबर 2 बीइंग कंसल्टेंट, नंबर 3 अकाउंट्स। कंडक्ट ऑफ बिजनेस, हर पार्टनर का अधिकार होता है कि वो बिजनेस में कंडक्ट में पार्ट ले, यानी कि उससे पूछा जाए, उससे पूछ के काम किया जाए। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू टेक पार्ट इन द बिजनेस ऑफ द फर्म, बिकॉज उसका भी उतना ही बिजनेस है जितना दूसरों का है। और अगर कोई पार्टनर उसको मौका या उसको पूछे बिना डिसीजन लेता है, उसको पूछा नहीं जाता, कैन दिस पर्सन गो टू द कोर्ट एंड से कि मेरे से पूछा नहीं गया, इन्हें कहिए ये काम ना करें। यस, ही हैज ऑलवेज अ राइट। That means he has full right to take part in the management of the firm. He has the full right to take part in day-to-day decisions of the firms. और अगर उससे ये right छीना जाता है, he can go to the court and take an injunction order. हमने injunction order डिस्कस किया था कंपनी एक्ट में। injunction order क्या होता है, सामने वाले को रोकने के लिए। तो वो क्या कह सकता है कि मेरे से पूछे बिना डिसीजन लिए जा रहे हैं, कंपनी साहब और कोर्ट साहब जरा इनसे कहिए ऐसा काम ना करें। लेकिन हमने क्या लिखा था, दिस इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी। क्या हमने पढ़ा कि कुछ लोगों को कहा जाता है कि आप मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेंगे,
आप स्लीपिंग पार्टनर हैं, आप मैनेजमेंट में मत पार्ट लीजिए, घर बैठे रहिए? यस, there can always be a contract to contrary. The above mentioned provisions of law will be applicable only if there is no contract among the partners. It is quite common to find a term in the partnership agreement which gives only limited power of management to a partner, or a term that the management of partnership shall remain with one or more partners to the exclusion of others. आप नॉर्मल रूल ये है कि सबके पास अधिकार है, लेकिन आप चाहें तो अपने एग्रीमेंट से इस नॉर्मल रूल को बदल सकते हैं, कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो कोई एक पार्टनर ही करेगा, या कुछ एक पार्टनर्स को मैनेजमेंट में इंटरफेयर करने का कोई राइट नहीं होगा। दूसरा सी, राइट टू बी कंसल्टेड। हमने क्या कहा, जहां भी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अराइज करती है बिटवीन द पार्टनर्स विद रिगार्ड टू बिजनेस ऑफ द फर्म, इट शैल बी डिटरमाइंड बाय द व्यूज ऑफ मेजोरिटी। जहां भी ऐसा लगता है कि पार्टनर्स में डिस्प्यूट आ रहा है तो वो कैसे अराइज होगा, बाय मेजोरिटी ऑफ देम, एंड एवरी पार्टनर शैल हैव राइट टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन। तो मैंने आपको कई बार बता दी ये बात कि कोई बात बोल कौन रहा है, सेक्शन 12 क्लॉज सी। ए ने क्या बोला, कंडक्ट ऑफ बिजनेस में सारे पार्टिसिपेट करेंगे। सी ने क्या बोला, उसका राइट है कि जब भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आए कंसल्ट किया जाए, लेकिन डिसीजन कैसे होगा, मेजॉरिटी से। लेकिन साथ साथ उसने ये भी लिखा, अगर चेंज इन नेचर ऑफ बिजनेस हो रहा है, नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, कोई पार्टनर निकाला जा रहा है, पार्टनरशिप डीड में चेंज किया जा रहा है, तब मेजॉरिटी चलेगी नहीं। तब क्या चलेगा, इट कैन नॉट बी मेड विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। ने समराइज किया, दिस मीन्स दैट इन रूटीन मैटर्स the opinion of majority of partners will prevail. Of course the majority must always act in good faith. लेकिन majority का मतलब ये नहीं है कि आप गुट बना लें। 4 पार्टनर थे, उनमें से 3 गुट बना के बैठ गए हैं कि अब तो हमारी ही चलेगी, तेरी नहीं चलने देंगे। इसलिए हमने क्या कहा, आप कोर्ट जाइए के उसे पार्टनर को ये कहने में कि नहीं सर, अभी ये जो मेजोरिटी वाला काम हो रहा है ना, ये बिजनेस के बेनिफिट के लिए नहीं हो रहा, ये तीनों तो इकट्ठे होकर बैठ गए हैं, मेरा जानबूझ के नुकसान कराते रहते हैं। दैट मींस हमने क्या कहा, ये मेजॉरिटी वाला जो रूल है, दिस वर्क्स इन गुड फेथ। और ये मेजॉरिटी वाला रूल कहां नहीं चलता, दिस मेजॉरिटी रूल डज नॉट अप्लाई व्हेन देयर इज अ चेंज इन नेचर ऑफ फॉर्म। यहां तो हर हालत में आपको सबका कंसेंट ही चाहिए। यानी कि मान लीजिए 3 पार्टनर हैं, उनमें से 2 कहते हैं नहीं नहीं हम डी को ना पार्टनर बनाना चाहते हैं, एक नया पार्टनर एडमिट करना चाहते हैं, बना सकते हैं, वो बना सकते हैं, मेजॉरिटी नहीं हुई। ये सर नेचर ऑफ चेंज, ये सर चेंज इन नेचर है। यहां तो अगर सी अड़ गया तो वो क्या कहेगा, नहीं देता मैं कंसेंट, एंड यू कैन नॉट एडमिट ए पार्टनर इन ए पार्टनरशिप फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। हाँ, डे टू डे कोई डिसीजन होता तो शायद मेजॉरिटी से हो जाता। एंड द लास्ट पार्ट उन्होंने क्या लिखा, ए पार्ट, राइट टू एक्सेस बुक्स, राइट टू एक्सेस बुक्स, इंस्पेक्ट दोस बुक्स एंड टेक कॉपीज देयर ऑन। एक्सेस यानी कि पहले तो वहां तक पहुंचना, इतना अधिकार है कि आपको बुक्स दिखाई जाएं, फिर आप उसका इंस्पेक्शन कर सकें और चाहें तो उसकी कॉपी भी ले सकें। एवरी पार्टनर वेदर एक्टिव और स्लीपिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी पार्टनर वेदर एक्टिव और स्लीपिंग। क्या स्लीपिंग पार्टनर को भी अधिकार है? यस, भले ही वो मैनेजमेंट में डे टू डे नहीं आता, लेकिन किसी दिन आके बैठ जाए और क्या कहे, मुझे खाते देखने हैं, मुझे पार्टनर बिजनेस के अकाउंट्स देखने हैं, विल यू विल हैव टू गिव एक्सेस टू द अकाउंट्स? यस, every partner whether active or sleeping is entitled to access to any books of the accounts and inspect and take copies thereof। आप उसकी कॉपीज ले सकते हैं। तो 1 राइट हमने सेक्शन 12 में पढ़ा, जो आप ड्यूटीज पढ़ रहे थे 9 में पढ़ी, 10 में पढ़ी और 12 क्लॉज बी में पढ़ी। जो राइट्स पढ़े हमने सेक्शन 12 के अंदर ए सी डी पहले राइट्स पढ़े, एंड द लास्ट राइट्स एंड द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टीज। सेक्शन 13 ने आपके साथ 6 बातें करी हैं। सर 6 बातें, बेटा 6 की 6 बातें आपको पता है। पहली बात वो क्या करता है, राइट टू रेम्यूनरेशन। क्या पार्टनर को रेम्यूनरेशन, सैलरी लेने का अधिकार होता है? लॉ कहता है नहीं, जनरली किसी पार्टनर को सैलरी लेने का अधिकार नहीं होता, उसको सिर्फ प्रॉफिट्स में शेयर रखने का अधिकार होता है। लेकिन सर हम तो पढ़ते थे 11th के अंदर पार्टनर सैलरी लेता है, तो उसने पूरी जगह एक ही तो लिखा हुआ है, सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट। अगर आप एग्रीमेंट से कह देते हैं कि भैया ए पार्टनर सैलरी लेके जाएगा क्योंकि बेचारा बाकियों से ज्यादा काम करता है, तो हम कहेंगे ले जा भाई, तू सैलरी भी ले जा। तो द नॉर्मल रूल इज दैट यू कैन नॉट, नो पार्टनर हैज अ राइट टू रेम्यूनरेशन, ही कैन ओनली गेट प्रॉफिट्स, बट सैलरी मिल सकती है नंबर 1 जहां एक्सप्रेस एग्रीमेंट हो, नंबर 2 जहां उस बिजनेस में ये कस्टम रहा है, यूसेज रहा है कि पार्टनर सैलरी लेता है। तो इस केस में अगर एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं भी है,
यू कैन गो हेड एंड क्लेम रेम्यूनरेशन। तो दो बातें लिखी हमने। नॉर्मल रूल, नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव रेम्यूनरेशन इन एडिशन टू हिज शेयर इन प्रॉफिट्स, बट दिस रूल कैन ऑलवेज बी वेरीड बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट और बाय कोर्स ऑफ डीलिंग्स इन विच इवेंट द पार्टनर शैल बी एंटाइटल्ड टू रेम्यूनरेशन। thus a partner can claim remuneration even in absence of a contract। कब? जब कस्टम हो, जब यूसेज ऑफ ट्रेड हो, यानी कि नॉर्मल रूल नहीं ले सकता, बट अगर कस्टम ऑफ ट्रेड है या एग्रीमेंट है तो इन दिस केस दे कैन गो अहेड एंड क्लेम। सो व्हेन अ रेम्यूनरेशन इज पेएबल अंडर द कंटिन्यूड यूसेज ऑफ द फर्म, इन अदर वर्ड्स वेयर इट इज कस्टमरी टू पे रेम्यूनरेशन टू अ पार्टनर फॉर कंडक्टिंग द बिजनेस ऑफ द फर्म, he can claim it even in the absence of a contract for the payment of the same। सेकंड, पहला क्या बात हुई थी? रेम्यूनरेशन की। दूसरा राइट टू शेयर प्रॉफिट्स। 13 क्लॉज बी पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, आ गई वही चीज। 13 क्लॉज बी ने क्या बोला था? हर पार्टनर के पास अधिकार है वो बराबर प्रॉफिट शेयर करे, बराबर लॉस करे, लेकिन सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। क्या आप पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। क्या आप ये कह सकते हैं कि सारे एक पार्टनर लॉस बियर करेगा ही नहीं? बिल्कुल कह सकते हैं। ये कह सकते हैं एक पार्टनर प्रॉफिट नहीं लेगा? नहीं, ये नहीं कह सकते। पार्टनर को प्रॉफिट तो हमेशा ही मिलने का अधिकार होता है, लॉसेस वो लेना चाहे ना ले, चाहे वो लेगा। लेकिन अगर आप कुछ नहीं लिखेंगे तो फिर 13 क्लॉज भी अपना प्रभाव डालेगा। और व्हाट डज 13 क्लॉज बी सेज? that in the absence of agreement all the partners shall share the profits and losses in the equal proportion। उसने वर्ड क्या यूज किया? प्रॉफिट एंड लॉसेस। यानी कि वो कह रहे हैं कुछ नहीं लिखोगे तो फिर प्रॉफिट ही बंटवाऊंगा और लॉस भी बंटवाऊंगा, बट आप एग्रीमेंट से बदल सकते हैं। और दूसरी बात आप समझते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग चीज होती है और कैपिटल रेशियो अलग चीज होती है। डज इट ऑलवेज मीन कि जो आपकी कैपिटल रेशियो है वही प्रॉफिट रेशियो हो? कैपिटल रेशियो क्या होती है? एक पार्टनर ने 1 लाख रुपए डाला है, दूसरे पार्टनर ने 50,000 रुपए डाला है, तीसरे पार्टनर ने 25,000 रुपए डाला है। ये किस रेशियो में हो गया? 1:2:4। क्या जरूरी है मेरी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी यही हो 4:2:1? नहीं, मेरी प्रॉफिट शेयर की रेशियो कैन बी 1:1:1। इट कैन बी 2:1:1। कोई भी मैं रेशियो रख सकता हूं, क्या दिक्कत है? दैट मींस द प्रॉफिट के रेशियो कैन बी एनीथिंग। इसलिए हमने क्या कहा? देयर इज नो कनेक्शन व्हाटसोएवर बिटवीन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल। ये चीज दिमाग में बिठा लें। कैपिटल शेयरिंग रेशियो एक अलग चीज होती है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक अलग चीज होती है। हो सकता है जो पार्टनर ज्यादा कैपिटल लाया हो वो कम प्रॉफिट में हिस्सा लेता हो, जो पार्टनर कम पैसा लाया हो वो प्रॉफिट में ज्यादा शेयर लेता हो। इसलिए पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और उसकी कैपिटल शेयरिंग रेशियो दोनों एक जैसी हो ये जरूरी नहीं होता है। दिस इज व्हाट 13 क्लॉज बी हैज वेरी एक्सप्रेसली स्टेटेड। उसने क्या लिखा? देयर इज नो कनेक्शन व्हाटसोएवर बिटवीन द proportion in which the partner shall share the profits and the proportion in which they have contributed to the कैपिटल ऑफ द फर्म। दोनों में कोई आपस में रिलेशन नहीं है कि जिस रिलेशन में वो पैसा दे के बैठे हैं और जिस प्रोपोर्शन में वो पैसा प्रॉफिट ले रहे हैं, बोथ आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या पार्टनर्स के पास अधिकार होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेने का? नो, देयर इज नो राइट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कब मिलती है? जहां पार्टनरशिप में आपकी ऐसा कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट हो, कस्टम हो या कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजन हो, कोई लॉ ऐसा हो जहां आपको कहता हो कि आपको कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, देन ओनली यू गिव द इंटरेस्ट। और जो कैपिटल पे इंटरेस्ट मान लीजिए आप एक्सप्रेस एग्रीमेंट से दे भी रहे हैं, अगर प्रॉफिट ना हो तो कैपिटल पे इंटरेस्ट देना होता है। इट शैल बी पेएबल ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स। यानी कि कैपिटल पे इंटरेस्ट तभी मिलता है अगर प्रॉफिट्स हैं, नहीं तो कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलता। यानी कि कंपनी लॉस में चल रही है, सॉरी पार्टनरशिप हम लॉस में चल रही है, क्या वो इंटरेस्ट देंगे कैपिटल पे? नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या चॉइस होती है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं। अगर पार्टनर अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूशन से ऊपर कोई लोन देता है तो इन दैट केस ही विल ऑलवेज गेट एन इंटरेस्ट। फर्क समझें, कैपिटल कंट्रीब्यूशन के ऊपर लोन इंटरेस्ट मिलना इज नॉट योर राइट। एक्सप्रेस एग्रीमेंट से देना चाहें, कस्टम से देना चाहें तो दे सकते हैं। लोन पे अगर आपने दिया है इट इज योर राइट, लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा। और लोन पे इंटरेस्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? वो कहते हैं आप आपस में एग्री कर लीजिए, अगर एग्री नहीं करेंगे तो 6% होगा। कैपिटल में तो आप समझे इंटरेस्ट मिलेगा ही तब जब एग्री करेंगे। लोन में क्या होगा? इंटरेस्ट तो मिलेगा, अगर आप कुछ एग्री नहीं करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% होगा।
अगर आप एग्री करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कुछ और रख लीजिए। दूसरी बात, कैपिटल पे इंटरेस्ट कब मिलता है? अगर प्रॉफिट्स हो तो। लोन पे भी इंटरेस्ट तभी मिलेगा अगर प्रॉफिट्स हो तो। नहीं, आप बिजनेस के क्रेडिटर हैं, आप पार्टनरशिप फर्म के एक तरह से क्रेडिटर का रूप धारण करके बैठे हुए हैं। क्या लोन पे इंटरेस्ट तब भी मिल जाता है अगर प्रॉफिट हो या ना हो? यस। तो इसमें हम दो चीजें पालते हैं, कैपिटल में इंटरेस्ट मिलता ही तब है जब एक्सप्रेस एग्रीमेंट हो या कस्टम हो, वरना मिलता ही नहीं है। और जब मिलता है तो सिर्फ तब मिलता है जब आपके पास प्रॉफिट हो। लोन पे इंटरेस्ट पक्का मिलता है, और इसका सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होता है कि इन केस देयर इज अ साइलेंस इन द पार्टनरशिप डीड रिगार्डिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट वुड बी गिवन टू द एडवांसेस रेंडर्ड बाय द पार्टनर, उस केस में पार्टनरशिप डीड क्या बोलता, पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है? 6% पे दे दीजिए। ठीक है, एक बात लिखी हुई है, while the interest on the capital ceases to run on dissolution, बस 5 मिनट और, while the interest on capital account ceases to run on dissolution, the interest on advances keep running even after dissolution up to date of payment। इसका क्या मतलब है समझिए। एक पार्टनरशिप फर्म थी ABC, इसमें ये एग्री हुआ था कि पार्टनर को 6% इंटरेस्ट मिलेगा, सॉरी लेट अस से 5% इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल के ऊपर, हमने एग्री कर लिया। पार्टनरशिप डीड खत्म हो, पार्टनरशिप वाले आपस में बैठे, इन्होंने पार्टनरशिप बंद कर ली से ऑन 1 जनवरी 2019। इन्होंने कहा नया साल है, 31/12 से, 31/12 से करते ना, 31/12/2018 को पार्टनरशिप खत्म। अब होगा क्या? क्या इसी दिन इनको अपनी कैपिटल वापस मिल जाएगी? नहीं, खाते बनेंगे, खाते की वो होएगी, असेट्स बेचे जाएंगे, लास्ट में क्या होगा? पता चला कि इसकी कैपिटल से 1 लाख बचती थी, इसकी 2 लाख थी, इसकी 3 लाख थी, इनको ये पैसा वापस करते करते 2 महीने लग गए। मान लीजिए अभी रीच्ड ऑन 28 फरवरी 2019, इन्होंने कहा ये 2 महीने का इंटरेस्ट भी तो दो कैपिटल पे। हमने कहा देखिए सर, पार्टनरशिप खत्म हो ली, अब कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा कैपिटल के ऊपर, क्योंकि समझे पार्टनरशिप कब खत्म हो गई थी? 31/12/2018 को। पैसे वापस कब मिले आपको कैपिटल के? 2 महीने बाद। क्या उन 2 महीने के लिए भी हम आपको इंटरेस्ट देंगे? लॉसेस नहीं, उन 2 महीने का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन सी ने एक लोन दिया हुआ था 1 लाख रुपए का, वो लोन भी उसको 2 महीने बाद वापस मिला। क्या उस लोन पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा? यस, लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो अब आप लाइन का मतलब समझें, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट सीज हो जाता है, खत्म हो जाता है द मोमेंट पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड, लेकिन लोन का इंटरेस्ट चलता रहता है फ्रॉम द डेट ऑफ सेसेशन टिल द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट। वहां यह नहीं देखा जाएगा कि आपकी पार्टनरशिप खत्म हो गई हो, कहता है पार्टनरशिप खत्म हो गई है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक लोन का पैसा वापस नहीं करोगे, लोन पे तो इंटरेस्ट लूंगा। तो इन्होंने बात क्लियर लिखी, इन द while the interest on capital ceases to run on dissolution, the interest on advances keep running even after the dissolution and up to the date of payment। and the last part, right to be indemnified। एक ही पार्ट है बस, 5वां पार्ट देखें, राइट टू बी इंडेमनिफाइड। इसमें क्या लिखा हुआ है इन्होंने? राइट टू बी इंडेमनिफाइड, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू क्लेम इंडेमनिटी फ्रॉम द फर्म इफ इन रेस्पेक्ट ऑफ पेमेंट्स मेड और लाइबिलिटीज इंकर्ड बाय हिम। अगर कोई पार्टनर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म कोई नुकसान भुगतता है, नुकसान भुगतता है या कोई खर्चा कर देता है। खर्चा कैसे कर देता है? सपोज करें आई वॉज सिटिंग इन एन ऑफिस, या मैं कहीं बाहर गया हुआ था, एक मिस्टर ए आए, उन्होंने कहा सर मैंने आपके यहाँ ना वो पेंट का काम किया था, वो मैं आप आए हुए हो तो जरा पेमेंट कर देना। मैं उसको क्या बोलूं? नहीं नहीं ऑफिस आ, वहां से पेमेंट करूंगा। बेटा मैं मालिक हूं बिजनेस का, मेरे से वो पूछ रहा है, मैंने अपनी जेब से, कहने कितने पैसे? उसने कहा 5,000 रुपए। मैंने अपनी जेब से 5,000 रुपए निकाले और उसको वहां फंक्शन पे ही पकड़ा दिया। ऐसी लेटर सपोज मेरे यहाँ किसी ने एसी रिपेयर किया था, वो बाय चांस मेरे घर भी आया हुआ था, उसने कहा सर वो ऑफिस में भी मैंने रिपेयर करी थी, उसकी पेमेंट भी कर देते जरा, मैंने वो भी कर दी। क्या पार्टनरशिप फर्म ये पैसे मुझे वापस करेगी? यस। आप समझते हैं, मैं एज ए पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के लिए कुछ खर्चे कर रहा हूं तो पार्टनरशिप फर्म से वो खर्चे मैं क्लेम कर लूंगा। कई बार क्या होती है, इमरजेंसी होती है, से पार्टनरशिप के ऑफिस में आग लग गई, मैं इमीडिएटली भागा भागा गया, मैं क्या करूं? पार्टनरशिप के खाते से पैसे ढूंढता फिरूं? बेटा ऑफिस जल जाएगा मेरा तब तक। तो मैंने क्या किया, अपने ही जेब से फटाफट जो कैसे खर्चे निकलते थे, जो भी सामान खरीदना था, मैंने कहा भैया फटाफट फायर ब्रिगेड को बुलाओ। उसने कहा जी इतना पैसा लगेगा। मैंने कहा जा फटाफट 2 फायर एक्सटिंग्विशर लेके आ साइड से। उसने कहा इतना पैसा लगेगा। आई पेड इट आउट ऑफ माई पॉकेट और मैंने खर्चे कर दिए। कैन आई अगेन क्लेम इंडेमनिटी फॉर दिस?
यस, तो उन्होंने दो बातें लिखी। उन्होंने कहा जी आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में एज अ पार्टनर कोई खर्चे करते हो, यू हैव वेरी वेल द राइट टू क्लेम इंडेमनिटी। एंड सेकेंडली, अगर इमरजेंसी थी कोई और आपने फर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉस से कोई खर्चे कर लिए, देन यू वुड ऑल्सो बी अंडर राइट कि आप उसकी इंडेमनिटी मांग सकें। अच्छा, एक इंडेमनिटी देने की बात भी थी कि अगर मेरी वजह से कोई नुकसान होगा फ्रॉड की वजह से तो मैं उसको कंपनसेट करूंगा, वो सेक्शन 10 में लिखा हुआ था। ठीक है जी, लेट अस अंडरस्टैंड आज हमने क्या क्या किया, बस इतना ही करेंगे आज के लिए। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप देखी थी सेक्शन 7 के अंदर, पार्टनरशिप एट विल एंड देन पार्टनरशिप फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस, हमने एक्सटेंट ऑफ बिजनेस, पर्टिकुलर पार्टनरशिप सेक्शन 8 में, एंड देन उसके साथ हमने पढ़ी जनरल पार्टनरशिप। फिर हम आए टाइप्स ऑफ पार्टनर पे, एक्टिव पार्टनर पढ़ा, स्लीपिंग पढ़ा, नॉमिनल पढ़ा, होल्डिंग आउट से पढ़ा, पार्टनर इन प्रॉफिट्स पढ़ा। वी हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट। ठीक है, उसके बाद हम आए सेक्शन 11 के ऊपर जिसने जनरल बात लिखी कि पार्टनरशिप के अंदर जो राइट्स एंड ड्यूटीज हैं म्यूचुअल एग्रीमेंट से आएंगे और उसको आप कंसेंट से चेंज भी कर सकते हैं, बट कुछ मैंडेटरी पोजीशंस हैं। 9 और 10 में हमें ड्यूटीज पता चली। 9 में ड्यूटीज कौन सी थी, काफी वाली, कॉमन एडवांटेज, अकाउंट्स, फेथफुल एंड इन्फॉर्मेशन। 10 में क्या था, इंडेमनीफाई करिए फर्म को फॉर द फ्रॉड। उसके बाद एक 12 बी में छोटी सी ड्यूटी थी कि अपनी सारी ड्यूटीज डिलीजेंटली करिए। जब हम राइट्स पे आते हैं तो सेक्शन 12 के अंदर राइट्स थे CCA के। सी राइट क्या था कि कंडक्ट ऑफ बिजनेस के अंदर पार्ट लेने का राइट है, कंसल्ट होने का राइट है कि आपसे पूछ के काम किया जाए, और नंबर 3 आपको अकाउंट्स दिखाने का राइट है। 13 के अंदर 5 बातें पड़ी। रेम्यूनरेशन अधिकार नहीं होता, एग्रीमेंट से या कस्टम से मिलती है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर का अधिकार होता है लेकिन आप एग्रीमेंट को चेंज कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राइट नहीं होता, फिर वही एक्सप्रेस एग्रीमेंट या आप कस्टम से ले सकते हैं। पॉइंट इज इन दिस केस अगर आपको मिलता भी है इट इज आउट ऑफ द प्रॉफिट्स। देन इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस इज अ राइट, बट इन दिस केस इफ देयर इज अ साइलेंस इन द एक्ट the rate of interest is 6%. And finally you have the right to be indemnified, you have the right to be reimbursed for all the expenses, all the costs जो आपने incur करी while as partner for the ordinary conduct of the business और for during emergency जो आपने फर्म के प्रॉफिट्स और फर्म की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, ये फर्म को लॉस ना हो इसलिए incur किए, you can go ahead and claim this. So that is all, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।